हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। बच्चों, आज पहला लेक्चर है अपना टाइम सेवर कोर्स का और मैं आपके साथ हूँ आपका टीचर शरद आदित्य एसआरडी सर, जो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, ऐसे आप जानते होंगे मेरे को। बच्चों, हमने यहाँ पर टाइम सेवर कोर्स आप लोगों के लिए बनाया है, हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए बनाया है बच्चों। और हिंदी माध्यम के छात्रों को हम इस कोर्स में देते हैं दो टाइप के प्लान, जहां पर हम देखते हैं कि हम किसी भी चैप्टर के किसी भी पर्टिकुलर एक टॉपिक को सबसे पहले हम उसको पढ़ाते हैं, समझाते हैं। ठीक है, पढ़ाने समझने के बाद में जब वो आपको समझ में आ जाता है तो उससे संबंधित हम वहां पर आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का वहां पर डिस्कशन भी यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, ऐसा माना जाता है कि हिंदी मीडियम के जो बच्चे होते हैं उनमें जोश होता है, जुनून होता है, वो किसी भी कॉन्सेप्ट को आसानी से सीख लेते हैं और वो हर प्रकार के प्रश्न को हल करने की कोशिश हमेशा करते रहते हैं। तो बच्चों, मुख्य रूप से आप लोगों के लिए ये हमने टाइम सेवर कोर्स बनाया है। इसके द्वारा आप जेईई मेंस, जेईई एडवांस या फिर आप चाहे तो एनआईटी कॉलेज या आईआईटी कॉलेज आसानी से आप इसको प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि इस कोर्स की जो मुख्य विशेषता है कि यहां पर हम क्या कर रहे हैं बच्चों, यहां पर हम कर रहे हैं कि हम एक टॉपिक को लेकर, किसी भी चैप्टर के एक टॉपिक को लेकर समझते हैं और समझने के बाद उससे संबंधित प्रश्नों को हम हल कर लेते हैं। वही प्रश्न जो पहले आईआईटी में आ चुके हैं या फिर उनके आने की संभावना है। तो बच्चों, आपके लिए काफी फायदेमंद ये कोर्स है, तो इसको आप जरूर एक बार देखिएगा। और जैसे हम आपको टेक्निक बताते जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको आप इसकी पढ़ाई प्रारंभ करनी है। ध्यान रखिएगा, आप अपने कॉपी बना लेंगे। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके कम कॉपी बनाते हैं। एक कॉपी में बच्चों हम क्या करेंगे, एक कॉपी के अंदर हम यहाँ पर अपने जो थ्योरी है, जो हम यहाँ पर सीखेंगे, कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, उसके आप एक कॉपी बनाएंगे। दूसरी कॉपी आप बच्चों आप क्वेश्चन बैंक की बनाएंगे। जब हम डिस्कशन देखते हैं कि वहां पर डिस्कशन में आपने कौन कौन से प्रश्नों का अध्ययन किया, आप वहां पर उन प्रश्नों को कॉपी में नोट करेंगे जो आपको वहां पर काफी क्या दिखाई दिए बच्चों, इंपॉर्टेंट दिखाई दिए। हो सकता है उनमें से कुछ प्रश्न आपको वहां पर टफ लगते हैं, कुछ प्रश्न आपको इजी लगते हैं, तो आप उन टफ क्वेश्चनों को वहां पर नोट कर लेंगे कि भाई वीडियो में ये क्वेश्चन जो था ये टफ था, ये मुझे बार बार देखना है, उसको दो तीन बार तो उसको देखना ही होगा। और जब आप बच्चों उस प्रश्न को दो तीन बार सोल्व कर लेंगे तो वो प्रश्न आपके लिए काफी इजी हो जाएगा और आप आसानी से वहां पर आईआईटी वगैरह को इजीली फाइट कर सकते हैं और अच्छे एक एनआईटी कॉलेज में जा सकते हैं। तो बच्चों, अपने बुजुर्गों का नाम लेके, अपने भगवान का नाम लेके हम इस कोर्स को प्रारंभ करते हैं। तो बच्चों, यहां पर हम चालू करते हैं अकार्बनिक रसायन में 11th क्लास का पहला चैप्टर, जिसका नाम है तत्वों का वर्गीकरण एवं उनकी आवर्तिता। तत्वों का वर्गीकरण एवं उनकी आवर्तिता, जिसको मैं शॉर्ट रूप में बोलता हूं, छोटे रूप में बोलते हैं बच्चों उसको हम आवर्त सारणी। ठीक है, हम उसको बोलते हैं बच्चों आवर्त सारणी। तो मैंने यहां पर प्रारंभ किया आवर्त सारणी को। तो ध्यान से देखिएगा, हमारे पास में पहला चैप्टर है, हमने नोट किया है पीरियोडिक टेबल, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं या हिंदी में बोलते हैं आवर्त सारणी। बच्चों, 11th क्लास के इस चैप्टर में हमें बताया जाता है कि तत्वों का जो वर्गीकरण है वह किस प्रकार से किया जाता है। काफी सारे वैज्ञानिक आए, काफी सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने वहां पर मत दिए कि भाई ये तत्वों का वर्गीकरण इस प्रकार से करना चाहिए। ठीक है, फिर बाद में मुख्य रूप से वर्तमान में कौन सा भी प्रचलित है ये हम पढ़ेंगे यहाँ पर। साथ ही बच्चों, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो तत्व हमने जमा रखे आवर्त सारणी के अंदर, उनमें हम बात करें तो उनके गुणों के अंदर विभिन्नताएं समानता में किस प्रकार से दिखाई देती है। कौन कौन से गुण हैं जो समानता प्रदर्शित करेंगे, कौन कौन से गुण हैं जो असमानता प्रदर्शित करेंगे, तो इनका सबका मुझे अध्ययन करना है। गुणों की मैं बात करूं यहां पर तो मुख्य रूप से अपने सिलेबस में है परमाणु त्रिज्या है, आयनन ऊर्जा है, साथ में इलेक्ट्रॉन बंधुता है, साथ में बात करें विद्युत ऋणता है। इन सभी मुख्य बिंदु का मुझे यहाँ पर अध्ययन करना है और ये अध्ययन करने के बाद में ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाता है। और जब हम इसके प्रश्नों को सोल्व कर लेंगे तो ये हमारे प्रैक्टिस में भी आ जाएगा और हम किसी प्रकार के प्रश्नों को, इससे संबंधित प्रश्नों को आसानी से वापस सोल्व कर लेंगे। तो बच्चों, हम आवर्त सारणी की बात करें तो आवर्त सारणी का विकास ऐसा नहीं है कि अभी करंट में हुआ है या वर्तमान में हुआ है। इसका विकास होने में हमें कई सदियां लग चुकी है बच्चों, करीबन 200 साल पुरानी बात है। यहाँ पर काफी सारे वैज्ञानिक थे, ऐसे वैज्ञानिक भी थे जिनके पास केमिस्ट्री का कोई यहाँ पर उपकरण नहीं था, वह किसी प्रकार की खोज नहीं कर सकते थे। मतलब आदिवासी जो जमाना था उस समय पर, जब आदिवासी रहते थे, उनके जमाने में तत्वों का वर्गीकरण प्रारंभ हो गया था। कैसे हुआ भाई, उस समय केमिस्ट्री तो चलती नहीं थी, तो जो आदिवासी थे वो क्या करते थे, जैसे मान के चलिए उनको सोना मिला,
तो उनको क्या बोलते थे बच्चों, वो उनको बोलते थे वो स्वर्ण नाम देते थे कि भाई ये स्वर्ण है, ठीक है, उनको क्या बोलते थे, वो स्वर्ण है ये। और स्वर्ण को वो मानते थे कि भाई सोना जो चमकता है ना वो सूर्य की तरह चमकता है, तो उसको बोलते थे भाई सूर्य जैसा स्वर्ण, सूर्य जैसा स्वर्ण, तो सूर्य से वो स्वर्ण वहां पर उन्होंने उसका नाम रख दिया, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम बात करें जैसे चांदी है, चांदी की जो चमक है वो चंद्रमा के समान थी, तो चंद्रमा से शब्द ले लिया गया किसका, चांदी का, चंद्रमा चांदी, तो इस प्रकार से उन्होंने शब्द को वहां पर क्या लिया, चंद्रमा से चांदी को ले लिया। तो देखा आपने, वो आदिवासी जो कभी पढ़ाई नहीं करते थे वो भी तत्वों का धीरे धीरे वहां पर वर्गीकरण करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया था, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से देखिए, ये विकास काफी पुराना है, ऐसे धीरे धीरे विकास होता गया, नए नए चीजों की खोज होती गई, तो वहां पर एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था लेवोशिए, क्या नाम था उनका, लेवोशिए था बच्चों। उन्होंने कहा कि भाई, लेवोशिए ने कहा कि हमारी दुनिया में जो धातु है और अधातु है, दो प्रकार के तत्व मिलते हैं, या तो धातु मिलेंगे या फिर अधातु मिलेंगे, क्या मिलेंगे, धातु या अधातु मिलेंगे। धातु, धातु किसे कहेंगे भाई, तो लेवोशिए ने कहा धातु उसे कहेंगे जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, जो धनायन बनाएगा वो धातु है, और जो ग्रहण करेगा इलेक्ट्रॉन को वो अधातु है। उन्होंने इतना सा कहकर वो चुप हो गए कि भाई हमें यहां तक पता है कि जो तत्व होते हैं वो धातु हो सकते हैं या फिर वो अधातु हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागने की या ग्रहण करने की क्षमता के आधार पर। इसके बाद बच्चों काफी सारे वैज्ञानिक आए, जिसे मैं बात करूं, उसके बाद में आया डोबेनियर आया। डोबेनियर ने कहा कि भाई हमारे पास में तत्व बहुत सारे इकट्ठे हो चुके हैं, हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर तीन तीन तत्वों का हम यहाँ पर समूह बना देते हैं, तीन तीन तत्वों का हम समूह बना देते हैं। हम समूह उस प्रकार से बनाएंगे कि यदि उनके गुण समान हैं तो वह समूह कहलाएगा, उसको समूह को हमने वहां पर त्रिक नाम दिया, ठीक है। उन्होंने हमें यह भी बताया कि समूह बनाने की शर्त क्या है, समूह बनाने की शर्त क्या है, उन्होंने कहा कि समूह बनाने की जो शर्त है, किसने कहा था, डोबेनियर ने कहा था, ठीक है। समूह बनाने की शर्त क्या है कि जो पहला होगा लाइन में तत्व और जो तीसरा होगा उसके परमाणु भार, उसके परमाणु भार का मुझे निकालना होगा औसत, ठीक है, दोनों का भार को जोड़कर दो का भाग देना है, और यदि वो बीच वाले तत्व के परमाणु भार के बराबर आ जाता है, बीच वाले तत्व के परमाणु भार के बराबर आ जाता है, तो बच्चों क्या होगा, वो तीनों तत्व गुण में समानता प्रदर्शित करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा था, लेकिन उनको मान्यता मिली नहीं क्योंकि वहां पर काफी कमियां थी। नेक्स्ट हम बात करें, वहां पर आए फिर न्यूलैंड आए। न्यूलैंड ने वहां पर तत्वों को 8 तत्वों के समूह बनाया, और 8 तत्वों का समूह बनाया, वो कहा कि भाई यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 8 तत्व हैं। यहां पर जब भी मैं 8 तत्वों का समूह बनाऊंगा तो पहला तत्व और 8वां तत्व दोनों के गुणों में हमें समानता मिलेगी, चाहे पहला नंबर किसी को भी दें, ठीक है। यदि आपने तत्वों को जमा दिया, आपके पास बहुत सारे तत्व हैं, तो किसी के भी ऊपर आप रखिए 1, तो 1 से लेकर 8वें तक यदि हम बात करें तो पहला और 8वां समानता प्रदर्शित करेगा, ठीक है। इनको भी ज्यादा मान्यता नहीं मिली, इनके अंदर भी काफी कमियां थी, ठीक है बच्चों। यहां पर हम बात करें कि यहां पर जो आवर्त सारणी है उसको एक पहली बार वहां पर एक नया स्वरूप देने के लिए वहां पे एक साइंटिस्ट है मेंडेलीफ। कौन सा है बच्चों, वहां पर मेंडेलीफ आए थे। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले कोशिश करी है, एक अच्छी कोशिश करी है मेंडेलीफ ने। तो हम यहां पर लिख देते हैं मेंडेलीफ ने क्या किया था। तो देखिए यहां पर हमने नोट किया कि सबसे फेमस जो साइंटिस्ट थे उस समय पर वो थे अपने पास में कौन से, मेंडेलीफ। बच्चों यहां पर मेंडेलीफ ने तत्वों को एक सारणी में व्यवस्थित करना हमें सिखाया। मेंडेलीफ के अनुसार लिखते हैं हम, के अनुसार उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जितने भी तत्व हैं आपके पास में उनको क्या करेंगे आप, आवर्त व वर्ग में जमाएंगे, आवर्त व वर्ग में जमाएंगे। और जमाना कैसे, जिसका परमाणु भार कम है पहले उसको लिखें, और जिसका परमाणु भार ज्यादा है उसको बाद में लिखें। तो ध्यान रखिएगा कि मेंडेलीफ के अनुसार जो आवर्त सारणी का, जो पीरियोडिक टेबल का, पीटी का जो आधार था, जो आधार है वो क्या था, वो था बच्चों परमाणु भार, परमाणु भार था। तो उन्होंने सबसे पहले परमाणु भार के क्रम में तत्वों को जमाना प्रारंभ किया। बच्चों इनके परमाणु भार के जमाने के बाद भी हमें काफी सारी प्रॉब्लमों का सामना किया। कई बार तो ऐसा हुआ कि कुछ तत्व का परमाणु भार अधिक था वो पहले आ गए, और जिनका कम था वो बाद में आए। इनसे पूछा कि भाई ऐसा क्यों, कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, हमें जमाना पड़ रहा है क्योंकि गुण इसके मिलेंगे नहीं, इसलिए मुझे यहाँ पर जमाना पड़ता है। तो यहाँ पर इन्होंने कोशिश तो करी, इन्होंने सबसे पहले हमें आवर्त व वर्ग की यहाँ पर परिभाषा बताई। इन्होंने कहा इनकी जो सारणी थी बच्चों, इनकी सारणी में आवर्त की जो संख्या थी, आवर्त की जो संख्या थी वो थे यहाँ पर 7,
और जो वर्ग थे वो कितने थे बच्चों, यहाँ पर इनके पास थे 8। ठीक है, इनके सारणी में 7 आवर्त थे। आवर्त हम कैसे देखते हैं, आवर्त में हम हमेशा बाएं से दाएं जाते हैं, वर्ग में हम कैसे जाते हैं, वर्ग में हम हमेशा ऊपर से नीचे आते हैं। तो इनके सारणी में बच्चों 7 आवर्त थे और 8 वर्ग थे। तो उन्होंने पहली बार कोशिश तो करी कि हाँ भाई ठीक है, हमने यहाँ पर तत्वों का जमाना प्रारंभ किया। बस इनकी एक मिस्टेक रह गई थी बच्चों कि ये परमाणु भार के स्थान पर परमाणु क्रमांक लेते तो ये आसानी से वहां पर तत्वों की व्याख्या कर सकते थे, उनके गुणों की व्याख्या कर सकते थे। ठीक है, हमें यहाँ पर एक आधार तो मिला कि भाई आवर्त क्या होते हैं, वर्ग क्या होते हैं, ये हमें समझ में तो आया। और टेबल बनाने का हमने यहाँ पर जुनून तो लिया और इस जुनून को पूरा किया। इनके एक शिष्य थे बच्चों जिनका नाम था मोज़ले। ठीक है, उनका क्या नाम था, मोज़ले था। बच्चों इनके जो शिष्य थे उन्होंने क्या किया, उनका नाम था मोज़ले। मोज़ले के अनुसार बच्चों उन्होंने सारणी को जितने भी तत्व थे, किसकी सारणी में, मेंडेलीव की सारणी में, सबको बाहर निकाल दिया और बाहर निकाल के कहा कि भाई मैं यहां पर इन सभी तत्वों को भार के अनुसार नहीं जमाऊंगा, मैं इन तत्वों को परमाणु क्रमांक के अनुसार जमाऊंगा। परमाणु क्रमांक मतलब प्रोटॉन की संख्या। ठीक है, किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या को क्या बोलते हैं, परमाणु भार कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मेंडेलीव ने जो कार्य किया था वो किसके आधार पर था, वो था बच्चों यहाँ पर परमाणु भार के अनुसार। तो इन्होंने क्या किया, तत्वों को परमाणु क्रमांक के अनुसार जमाया। ठीक है, तो इन्होंने तत्वों को परमाणु भार के अनुसार जमाना प्रारंभ कर दिया था। लेकिन इनकी सारणी में बच्चों वही 7 आवर्त थे, 8 वर्ग थे। एक नया वर्ग इन्होंने और जोड़ दिया जिसका नाम था अक्रिय गैस। उस वर्ग को इन्होंने क्या बोला बच्चों, इस वर्ग को बोला उन्होंने अक्रिय या शून्य वर्ग बोला। तो इनके सारणी में क्या था बच्चों, इनके सारणी में थे 7 वर्ग थे जैसे मेंडेलीव में थे, वही 8 प्लस 0, सॉरी ये तो हो गया अपने पास वर्ग नहीं, ये आवर्त थे। 7 थे बच्चों यहाँ पर आवर्त थे। ठीक है, और 8 प्लस 0 क्या थे, वर्ग थे। उन्होंने इस प्रकार से सारणी को व्यवस्थित कर दिया। बच्चों इसके बाद में काफी सारे साइंटिस्ट आए, जैसे नील्स बोर आ गए, वर्नर आ गया, काफी सारे वैज्ञानिक आए। उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर जो सारणी के अंदर टेबल है ना, इसमें हम थोड़ा इसको टेबल को बड़ा करना चाहते हैं। ठीक है, बड़ा करना चाहते हैं। तो जो मोज़ले ने जो हमें आधुनिक तत्वों को जमाने का तरीका दिया था, आधुनिक सारणी का जो हमें आइडिया दिया था, उन्होंने सबने क्या किया, वहां पर मोज़ले के साथ में वर्नर ने, नील्स बोर ने, काफी सारे वैज्ञानिकों ने क्या किया बच्चों, इस सारणी को थोड़ा सा बड़ा कर दिया। ठीक है, बड़ा कर दिया, थोड़ा सा को फैला दिया। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घ रूप कहते हैं। तो वर्तमान में बच्चों जो हम टेबल काम में लेते हैं, आवर्त सारणी काम में लेते हैं, जो हमारी एनसीईआरटी बुक में है, जो हमारे पास में अवेलेबल है, जहां पर भी हम देखते हैं एक बड़ी सी टेबल होती है जिसमें रंग बिरंगे तत्व जमाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, हम आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घ रूप कहते हैं। तो ठीक ध्यान से देखिएगा, इनके बाद में हम मुख्य रूप से बात करेंगे आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घ रूप। और जो हमारे पास में आवर्त सारणी का दीर्घ रूप है, वहां पर हम देखते हैं कि वहां पर तत्वों को हमने भार के अनुसार नहीं जमाया है, हमने उनको परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे यहां पर कि यहां पर तत्वों को परमाणु क्रमांक के अनुसार व्यवस्थित किया गया है, ओके। तो बच्चों इस आधुनिक सारणी का जो मुख्य आधार था वो परमाणु क्रमांक यहां पे था। साथ ही बच्चों यहां पर कुछ साइंटिस्ट ने, जिसे हम बात करें हुंस ने, नील्स बोर ने, है ना, हाबो ने, इन्होंने यहां पर एक मुख्य आधार और बताया कि यहां पर परमाणु क्रमांक के साथ साथ ये जो सारणी है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर भी आधारित होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये जो हमारी सारणी है परमाणु क्रमांक के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर भी आधारित होती है। तो नोट किया मैंने यहां पर, यह पीरियोडिक टेबल
परमाणु क्रमांक क्रमांक के साथ 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 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर भी आधारित है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर भी आधारित है। ओके, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, क्रमांक के साथ साथ क्या बच्चों, पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर भी ये टेबल हमने आधारित कर रखी है। तो बच्चों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हमने टेबल का निर्माण किया है, अतः मुझे देखना होगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर यह टेबल कैसे व्यवस्थित की गई है। काफी इंपॉर्टेंट और काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर उन्होंने टेबल को व्यवस्थित कर लिया और व्यवस्थित करने के बाद हमें यह भी बता दिया कि इनके गुणों के अंदर किस प्रकार समानता होगी, किस प्रकार से असमानता होगी। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों को कैसे जमाया और ये गुणों में समानता असमानता कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों एक हम यहाँ पर फोटो बनाना चाहते हैं आवर्त सारणी का, जिससे मुझे आइडिया लगेगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ये किस प्रकार से व्यवस्थित की गई है। तो आइए हम बनाते हैं आवर्त सारणी का एक सामान्य सा हम यहाँ पर चित्र बना लेते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर यदि बच्चों हम अपनी बुक्स में देखते हैं तो आवर्त सारणी मुझे कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। ये आवर्त सारणी है। आवर्त सारणी में यहाँ पर आगे की तरफ दो वर्ग दिए जा रहे हैं। बीच में बच्चों हमें पता है कि यहाँ पर हमें दिए जाते हैं डी ब्लॉक के तत्व। यहाँ पर हमारे पास में होते हैं कुछ पी ब्लॉक के तत्व होते हैं। यहाँ पर पी ब्लॉक के तत्व हैं। यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर खत्म हो जाती है और नीचे पता नहीं दो लाइन कुछ तत्वों की हमें ऐसी भी दे रखी है। देखते हैं ये कौन से तत्व हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हमने इसका एक प्रारूप बना दिया है कि आवर्त सारणी मुझे कुछ ऐसी दिखाई देती है। यहाँ पर मैं आगे इसको देखूं तो यहाँ पर मुझे प्रारंभ में दिखाई देंगे दो वर्ग। ये पहला वर्ग है, ये दूसरा वर्ग है। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर तीसरा वर्ग आता है, तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12 वर्ग हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो 3 से 12 तक यहाँ पर वर्ग हैं, काफी छोटे वर्ग दिखाई दे रहे हैं। ओके, नेक्स्ट में बात है 13 वर्ग यहाँ पर है, 14 नंबर यहाँ पर है, 15 नंबर यहाँ पर है, 16 नंबर यहाँ पर है, 17 18 नंबर यहाँ पर हमें दिया जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे कि इस सारणी के अंदर 13, 14, 15, 16, 17, 18 कुल वर्ग की जो संख्या है वो कितनी बच्चों यहाँ पर हमें यहाँ पर दिखाई देती है 18। बच्चों हम आवर्त की बात करें तो इस आवर्त सारणी के अंदर जो क्षैतिज पंक्तियां होती है वो मेंडलीफ के अनुसार अभी भी कितनी है, अभी भी 7 ही है। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से हमने बनाई, पहली पंक्ति फर्स्ट, ये फर्स्ट आगे हमने कंटिन्यू कर दी है। यहाँ पर ये सेकंड है, यहाँ पर भी ये सेकंड पंक्ति है। आवर्त है मतलब ये अपने नोट किया सेकंड के बाद में सेकंड थोड़ा बड़ा बना दीजिएगा, ठीक है, ताकि तत्व हम आसानी से इसमें व्यवस्थित कर सकें। तो यहाँ पर अपने पास में सेकंड है, थर्ड यहाँ पर है अपने पास, और यहाँ पर फोर्थ है, फिर यहाँ पर 5 है, फिर यहाँ पर 6 7 है। तो देखा आपने इस सारणी के अंदर आवर्त संख्या 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो नीचे की दो पंक्तियां हैं ये 14 कॉलम में बटी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, और यहां पर हमें दिखाई देंगे 14 ऊपर 14 नीचे 32 तत्व दिखाई देते हैं। तो बच्चों हम बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर सारणी को कैसे बनाया गया। तो ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रॉन जो परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मुख्य रूप से एस पी डी और एफ 4 उपकोष में प्रवेश करते हैं। यदि वो एस में गया तो कहलाएगा वो एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो पहला वर्ग है और दूसरा वर्ग है वो एस ब्लॉक तत्वों का होता है। कहने का मीनिंग क्या हुआ कि यहां पर जितने भी तत्व आते हैं पहली लाइन में और दूसरी लाइन में, उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश करता है। तो बड़ी आश्चर्य की बात है कि जितने भी तत्व आएंगे सबका इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा बच्चों, एस उपकोष में ही प्रवेश करेगा। यह तो वैज्ञानिकों की एक वहां पर कला थी, उनकी मेहनत थी, तो उन्होंने क्या किया, ऐसे तत्वों को यहां पर व्यवस्थित करके बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों बात करें वर्ग संख्या 3 से लेकर 12 तक की बात करें। वर्ग संख्या 3 से लेकर 12 तक में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, अंतिम इलेक्ट्रॉन है, वो सामान्यतया
कुछ एक तत्वों को छोड़कर वो डी उपकोष में प्रवेश करता है। कहां पर करता है बच्चों? डी उपकोष में प्रवेश करता है। तो ध्यान से देखिएगा, यहां से लेकर यहां तक जितने भी तत्व होंगे उन सब में अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या होगा बच्चों? लास्ट डी उपकोष में प्रवेश करेगा। तो कितने तत्व जाएंगे यहां पर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 20 30 40 40 तत्वों में क्या हो रहा है बच्चों? अंतिम इलेक्ट्रॉन एक आध को छोड़कर कहां पहुंच रहा है बच्चों? लास्ट इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा है डी उपकोष में। कितनी बड़ी बात है कि 40 तत्वों को उन्होंने ऐसे चेक भी कर लिया, उनको व्यवस्थित भी कर दिया। ठीक है, लास्ट उन्होंने कहा कि 13 से लेकर 18 तक के तत्व का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो पहुंचेगा पी उपकोष के अंदर। कहां पहुंचेगा बच्चों? पी उपकोष के अंदर। इसलिए उसको बोल दिया गया पी ब्लॉक के तत्व। इसलिए इसको क्या बोला बच्चों? वहां पर उन्होंने पी ब्लॉक के तत्व उसको बोल दिया। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इतने सारे तत्व हैं जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन हमेशा पी उपकोष में प्रवेश करता है, इसलिए उनको उन्होंने उधर व्यवस्थित कर दिया। लास्ट बच्चों यहां पर जो 2 लाइन हमने बना रखी है, इन सभी तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में प्रवेश करता है, इसलिए इनको हम एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। और ऐसे तत्व की संख्या कितनी है? 28 अपने पास में दे रखी है। तो 28 तत्व ऐसे भी तलाश किए गए जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में प्रवेश करेगा। तो काफी बड़ी बात है। ठीक है, तो यहां पर उन्होंने इस प्रकार से सारणी को व्यवस्थित करके बताया। आगे बढ़े बच्चों, सारणी में जब इसको हमें याद करना होता है तो हम इसको याद कैसे करते हैं? याद करने के लिए आप पहले नंबर का तत्व और अंतिम नंबर के तत्व को ध्यान रखें। ठीक है, उससे अपना आधा काम पूरा हो जाता है। नहीं, आधा काम तो हो जाता है, बाकी आधा काम प्रैक्टिस करते करते पूरा कर लेते हैं। तो देखिए, आधे काम को हम पूरा कैसे करें? ध्यान दीजिएगा, आवर्त संख्या 1, आवर्त संख्या 1 में मात्र 2 ही तत्व हैं। कौन से? 2 तत्व हैं, हाइड्रोजन है और यहां पर कौन सा है? हीलियम है। हाइड्रोजन और हीलियम है। तो ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन का जो क्रमांक है, परमाणु क्रमांक है, वो 1 है और हीलियम का कितना है? 2 है। बाकी इस आवर्त में अब एक भी तत्व नहीं है। तो पहले आवर्त में मात्र हमें दिखाई देंगे ओनली 2 तत्व दिखाई देंगे, हाइड्रोजन और हीलियम। तो ध्यान से देखिएगा, मैं बाकी डिब्बों को हटा देता हूं, क्योंकि जब तत्व नहीं है तो हमने फालतू में क्यों बना रखा है। ठीक है, तो इसको हम यहां से हटा देते हैं। यहां भी तत्व नहीं है तो हमने इसको यहां से भी हटा दिया, खाली डिब्बे को। ठीक है, खाली जगह नहीं रहनी चाहिए, सब कुछ भरा भरा रहना चाहिए। ओके, तो यहां पर हमने खाली जगह को हटा दिया है। तो बताइए, पहले आवर्त में कितने तत्व हैं? हमने आंसर दिया, सब पहले आवर्त में 2 तत्व हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। नेक्स्ट, दूसरा आवर्त प्रारंभ होता है लिथियम से, आवर्त संख्या 3 है और लास्ट में पहुंचेंगे हम यहां पर, खत्म करेंगे पी ब्लॉक के अंदर, यहां पर क्रमांक संख्या नियोन 10 के अंदर। तो आवर्त संख्या 2 में लिथियम से लेकर नियोन तक मुझे वहां पर तत्व दिखाई देते हैं। कुल तत्व की संख्या बच्चों कितनी है? 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तत्व मुझे यहां पर दिखाई देते हैं। कौन कौन से लिख सकते हैं यहां पर हम? ठीक है, यहां पर आएगा बेरिलियम, यहां पर आएगा बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन आदि। तो ये 8 तत्व हैं। नेक्स्ट, तीसरे में आते हैं। तीसरा जो आवर्त है वो प्रारंभ होगा नियोन 10 के बाद आता है 11 नंबर, और 11 नंबर होता है बच्चों किसका? सोडियम का। तो सोडियम से प्रारंभ हुआ, आर्गन पे खत्म हुआ, सोडियम से प्रारंभ हुआ, आर्गन पे खत्म हुआ, आर्गन का नंबर आता है 18। तो 11 से 18 मतलब पुनः हमें 8 तत्व मिलेंगे आवर्त संख्या 3 के अंदर। नेक्स्ट में पाते हैं 4 पे आते हैं। 18 में खत्म हुआ है तो 19 पे प्रारंभ करेंगे आवर्त संख्या 4 को, पोटेशियम 19 पर है। और अंतिम हम देखते हैं क्या था बच्चों, यहाँ पर हमें दिखाई देता है क्रिप्टन। क्रिप्टन मतलब 36 नंबर हमें दिखाई देगा। तो चौथा आवर्त पोटेशियम से चालू हुआ, क्रिप्टन पर खत्म हुआ, 2 और 6 8 तत्व यहां पर है, 10 तत्व बीच में है, तो 8 + 10 ने 18 तत्व यहां पर आवर्त संख्या 4 में रखे गए हैं। पहले थे 2, दूसरे में थे 8, तीसरे में थे 8, चौथे में हो गए 18। ओके, पांचवें में आते हैं। 5वें आवर्त को हमने चालू किया 36 के बाद 37 पर, तो नोट किया हमने यहां पर 37 नंबर किसका आएगा? रूबिडियम का आता है, आरबी का आता है, 37 है। और उसका अंत करेंगे हम इस आवर्त का क्रिप्टन के नीचे जिनोन का नंबर होता है 54, क्रमांक का कितना होता है? 54 होता है। तो हमने देखा कि 5वें आवर्त में एस ब्लॉक के तत्व भी हैं, डी ब्लॉक के तत्व भी आएंगे और यहां पर जिनोन पे खत्म हो जाएगा। तो ये चालू हुआ बच्चों यहां पर रूबिडियम से, खत्म किया हमने जिनोन पर। 54 पे खत्म किया था 5वां आवर्त। तो 6ठा चालू होता है 55 से, और 55 नंबर होता है बच्चों किसका? सीजीएम का, CS 55 होता है। और जैसे ही चलता है 55 से जाता है बच्चों कहां तक? ये पहुंचता है
रेडॉन 86 पर, रेडॉन 86 पर। 86 में से 55 गए तो बचते हैं 32। कहने का मीनिंग हुआ कि इस आवर्त में 32 तत्व हैं। कहां से आए, आइए तलाश करते कहां से आए। 2 तत्व तो एस ब्लॉक के हैं, ओके। 10 तत्व डी ब्लॉक के आ रहे हैं, ठीक है। 6 तत्व यहां पर पी ब्लॉक के हैं, ये भी ठीक है। तो 10 और 2 12, 12 और 6 18। भैया दिखने में तो हमें दिखाई दे रहे हैं कितने, 18 ही दिख रहे हैं। तो भाई बाकी 14 कहां से आएंगे। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये जो ए ब्लॉक के ऊपर की जो लाइन है जिसका नाम होता है सीरियम से लुटेशियम तक, आपको मैं क्रमांक बता देता हूं। इसका क्रमांक कितना होता है, इसका क्रमांक होता है 58 से लेकर 71 तक। ये जितनी भी तत्व हैं सारे के सारे वो कहां पाते हैं, वो इस डिब्बे में रखे जाते हैं, इस डिब्बे में रखे जाते हैं। लेकिन वहां पर जगह नहीं है, इसलिए मुझे मजबूरी में उनको नीचे रखना पड़ा। लेकिन वास्तव में इनका जो घर है, इनकी जो जगह है वो कहां पर है, वो इस डिब्बे में है। वर्ग संख्या 3 में है, आवर्त संख्या सॉरी यहां पर नहीं है, कहां पर, नीचे एक डिब्बा ऊपर चले गए हम, कहां पर है, यहां पर है, ठीक है। यहां पर 6 के अंदर है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा आवर्त संख्या 6 में ये ए ब्लॉक कहते तो हमें यहां पर दिखाई देते हैं कितने, 14। वहां जगह नहीं थी, इसलिए मुझे यहां पर नीचे लिखना पड़ा। यदि आप चाहते हैं कि सर हम तो वहां पे लिखना चाहेंगे, हम इसको नीचे क्यों लिखें, तो ऐसी कोशिश ना कीजिएगा, मत कीजिएगा। क्यों, क्योंकि आपके पास ऐसी बड़ी कॉपी नहीं है जिसमें आप इन सबको लिख सको। यदि आप इतने तत्वों को यहां जमाओगे तो ये यहां आएंगे, बाकी जो डी ब्लॉक के बचे हुए हैं वो कहां जाएंगे, वो यहां जाएंगे, और बाकी पी ब्लॉक के घर से बाहर निकल जाएंगे। तो इससे बड़ी अपने पास कॉपी नहीं होती है, जगह नहीं होती है, और टेबल जो है बड़ी अजीब सी दिखाई देगी, सुंदर दिखाई नहीं देगी, इसलिए मैंने उसको नीचे रख दिया है। आगे बढ़े बच्चों, यहां पर आते हैं तो 86 पे मैंने खत्म कर दिया है। यहां पर इस तत्व को नेक्स्ट में पाते हैं 7वें नंबर का आवर्त में। 7वें नंबर का जो आवर्त है वो चालू होगा 87 से। 87 नंबर है फ्रांशियम का, 87 नंबर है फ्रांशियम का, और इसका एंड होता है बच्चों लास्ट नंबर का जो तत्व है वो था UO 118 नंबर का तत्व पर। यहां पर भी हमें दिखाई देंगे 32, 2 यहां पर है, 10 यहां पर है, 6 तत्व यहां पर है, और बाकी बच्चों यहां पर जो अपने पास में कौन सा है, यहां पर है TH थोरियम नंबर, जिसका नंबर है 90, और यहां पर खत्म होता है ये लॉरेंशियम 103 पर। ये सारे के सारे तत्व हम कहां रखते हैं, इस बॉक्स में रख देते हैं। जगह नहीं थी इसे नीचे रखना पड़ा, तो जो नीचे है वो ब्लॉक के तत्व होते हैं। तो आपने देखा कि वहां पर हुए थे 18, यहां पर हमने 14 और जोड़ दिए, तो 32 तत्व हमें दिखाई देते हैं। आवर्त संख्या कितने में, 7 में दिखाई देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा आवर्त संख्या 1 में मात्र 2 तत्व हैं, आवर्त संख्या 2 में 8 है, आवर्त संख्या 3 में 8 है, 4 में 18 है, 5 में 18 है, 6 में 32 है, 7 में 32 है, ठीक है। 7 में भी कितने हैं बच्चों, 32 है। तो हमने देखा कि अब हमने इस प्रकार से आवर्त सारणी के आवर्त का प्रारंभन और उसका अंतिम हमने कहां पे किया, वो हमने याद हमें रखना होगा। अब बच्चों प्रश्न पूछे जाए आपसे, प्रश्न पूछा जाता है कि यहां पर पूछा जा रहा है कि 88 नंबर का तत्व, 88 नंबर का तत्व बताइए कहां पर आएगा, कौन से ब्लॉक में आएगा, एस ब्लॉक में आएगा, पी ब्लॉक में आएगा, डी ब्लॉक में आएगा, कहां पर आएगा। तो आपको याद है कि भाई लास्ट जो होता है वो होता है अपने पास में कि भाई 87 से चालू होता है 7वें नंबर का आवर्त, तो 88 तो उसके पास ही आएगा। तो 87 के पास क्या आया, 88 आया। तो आपने बोल दिया सर 88 नंबर है ना, एस ब्लॉक में आता है, ठीक है। एक कहां पाएगा, एस ब्लॉक में आएगा। वेरी गुड आंसर, बहुत परफेक्ट आंसर हुआ। आपसे पूछ लिया जाता है बच्चों कि यहां पर आपको बताना है कि यहां पर 84 नंबर कौन से आवर्त में आता है। अब आपको याद है सर 84 नंबर याद करते हैं भी, लास्ट जो एंड था वो था 118 पे था 7वें आवर्त का, उसके ऊपर था 86 था। अच्छा 86 था आवर्त संख्या 6 के अंदर। 86 से मैं 2 कम कर देता हूं तो ये हो जाएगा 84। तो हमने 84 के लाने के लिए 2 कम किए, तो 2 कम कैसे करेंगे, 86 यहां पर है, तो 85 यहां पर है, तो 84 यहां पर है। 84 कहां पर आया, पी ब्लॉक में आया। तो सिंपल आंसर हो गया कि 84 नंबर कहां पर आएगा, पी ब्लॉक में आएगा। तो बच्चों इस प्रकार से यदि मुझे आवर्त का प्रारंभन याद है, उसका अंतस्थ मुझे याद है, तो मैं आराम से बीच के तत्वों का बता सकता हूं कि बीच के तत्व वहां पर कहां पर आएंगे। बच्चों कभी कभी ऐसा होता है कि भाई 7वें आवर्त में आपने रखे 32 तत्व रखे, तो बताइए भविष्य में, ऐसे तो अभी 7 तत्व है, भविष्य में जब और तत्व मिलेंगे, क्योंकि तत्व की खोज जारी है, और तत्व मिलेंगे, तो 8वें आवर्त में कितने तत्व आएंगे। तो 8वें आवर्त में कितने तत्व आएंगे, ये मुझे कैसे पता लगेगा।
ठीक है, तो यहां पर हम एक काम करते हैं, ये एक काल्पनिक प्रश्न है और यदि काल्पनिक प्रश्न पूछ लिया जाता आपसे तो आप उसको सोल्व कैसे करेंगे, देखते हैं। यहां पर हम बच्चों पूछा जा रहा है आपसे कि यहां पर 7वें आवर्त में 32 तत्व हैं, तो 8वें में कितने होंगे बताइए। तो देखिए कैसे पता करते हैं। सारणी को अभी हम साफ नहीं करेंगे, क्योंकि सारणी से हमें काफी हेल्प मिलने वाली है। हमने यहां पर एक प्रश्न को नोट किया कि 8वें आवर्त में तत्वों की संख्या क्या है, की संख्या क्या होगी। तो बच्चों यदि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, तो हम उसको सोल्व कैसे करेंगे। इसका एक ट्रिक है, एक सूत्र है, ऐसे आपको बुक्स वगैरह में नहीं मिलेगा। ये टीचर से नहीं पढ़ा पढ़ा के अपने अनुभव के आधार पर इसको बना दिया है कि भाई आप ऐसे इसको काउंट कर लें, ठीक है। तो देखिए यहां पर कैसे होगा। यहां पर अपने पास सूत्र होगा n प्लस एल का स्क्वायर अपॉन 2 और एक सूत्र होगा n प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 2। यह सूत्र काम में लेना है जब आवर्त की संख्या क्या हो, सम संख्या हो। क्या हो बच्चों यहां पर, सॉरी विषम संख्या हो। कैसे होनी चाहिए, यहां पर विषम संख्या होनी चाहिए। आवर्त संख्या कैसे होगी, विषम संख्या होगी। और यदि सम संख्या है तो सम संख्या में मुझे यह वाला सूत्र काम में लेना है। कौन सी बात करें, हम आवर्त की बात करते हैं, ठीक है। मान लो अपने पास में आंसर दे रहे हैं हम, हमें पूछा गया 8वें आवर्त की बात करें। 8 नंबर सम संख्या होती है, तो 8 n बराबर रख देंगे बच्चों आप यहां पर 8। तो n का मान कितना हुआ, n का मान हुआ 8 हुआ है। तो ये हो गया अपने पास में 8 प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन कितना हो गया 2। तो 10 का स्क्वायर हो गया 100 का 2 से भाग किया तो 50 तत्व मुझे यहां पर मिलेंगे। ओके, तो यहां पर हमें 8वें आवर्त में भविष्य के अंदर हमें 50 तत्व यहां पर मिलने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट में पाते हैं बच्चों, यदि आपको विषम संख्या दे रखी है तो आप विषम संख्या में नोट कर सकते हो। आइए इसमें से हम चेक करें। हमें पता है कि 5वें आवर्त में तत्व संख्या होती है बच्चों 18। चेक करते हैं कि आंसर आता है नहीं आता। बच्चों यदि विषम संख्या है, मैंने n बराबर रख दिया है 5, मुझे 5 का पता करना है। तो 5 प्लस 1 का स्क्वायर हो चुका है अपॉन 2, तो ये 6 का होगा 6 का 36 को हमने 2 से डिवाइड किया, मुझे मिलता है यहाँ पर 18 मुझे प्राप्त हो जाता है। तो आपने देखा कि 5 नंबर के आवर्त में हमें 18 तत्व प्राप्त हो चुके हैं। तो काफी आसान है आवर्त में तत्व संख्या को निकालने का ही तरीका हुआ, ठीक है। ऐसा हमें पता रखना है, हमेशा हमें पता रखना है कि वर्तमान में 2, 8, 8, 18, 18, 32 और 32 यहां पर अपने पास आवर्त के अंदर तत्व की संख्या दे रखी है। पूछा जाता है पहले आवर्त में कितने हैं, 2 हैं। कौन सा आवर्त है पहला, दूसरे में कितने हैं 8, तीसरे में कितने हैं 8, चौथे में कितने हैं 18, पांचवें में कितने हैं 18 है, छठे में कितने हैं 32, सात में कितने हैं 32 हमें तत्व यहां पर दे रखे हैं। ओके, तो देखा बच्चों आपने, इस प्रकार से हमने यहां पर आवर्त के अंदर तत्व संख्या निकालना भी सीख लिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारणी को जहां पर है वहीं रहने देंगे, क्योंकि हम बात ही सारणी की कर रहे हैं तो उसको मिटा नहीं सकते हैं। मिटाना उसका अपमान कहलाएगा, और यदि हमने उसका अपमान किया तो चैप्टर समझ में नहीं आएगा। ओके, आइए आगे बढ़ें। बच्चों अब हम बात करें यहां पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। तो यहां पर हम बात करने वाले हैं हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो ध्यान से देखिएगा कि जब मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करता हूं तो मुझे याद आता है बचपन के वो चीजें जब टीचर में पढ़ाया करते थे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। याद है आपको ऐसा कुछ, ठीक है। उसको मैं रटा करता था 1s2 से लेकर मुझे बहुत आगे तक याद करना पड़ता था। मैं जोश से बोलता था 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, और 3s2 के बाद में स्पीड कम हो जाती थी और एक दो शब्द बोलने के बाद में मैं भूल ही जाता था, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए मुझे वापस वो चीज याद करनी होगी, लेकिन अब एक नया तरीके से, नए स्टाइल से मैं उस तरीकों को याद करूंगा। देखता हूं कि वहां पर जो कक्षक का जो ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम था कि मुझे पहले किसको भरना है और लास्ट में किसको भरना है, वो मुझे क्रम सीखना है कि वो कैसे याद किया जाता है। तो बच्चों आप सबसे पहले काम करें, अपने एनसीईआरटी बुक में या फिर कहीं पर भी आपके पास आवर्त सारणी का फोटो हो, चित्र हो, तो उसको एक बार आप ओपन कर लें, उसको एक बार खोल लें। ओके,
तो मैं मान के चलता हूं कि आपने अपने बुक को, एनसीईआरटी बुक को या आवर्त सारणी की को आपने ओपन कर लिया है एनसीईआरटी बुक में से, या आपके पास कोई चार्ट वगैरह हो तो उसमें से आपने उसको ओपन कर लिया है। अब देखिए ध्यान से बच्चों, ध्यान से देखिएगा कि जब भी मैं एस और पी की बात करूंगा, जब मैं एस और पी उपकोष लिखूंगा तो उसके आगे आएगा एन। क्या आएगा उसके अंदर? एन। एन क्या होता है? तत्व का आवर्त संख्या, तत्व की आवर्त संख्या होगी वहां पर, ठीक है। नेक्स्ट, जब भी मैं डी की बात करूंगा तो वहां पर मुझे क्या करना होगा? उस तत्व की आवर्त संख्या जो भी होगी उससे एक नंबर कम कर दूंगा, तो डी के आगे हम नंबर नोट कर पाएंगे। जो भी तत्व होगा, जैसे मान लो 4 में है, उसके अंदर 4 आया, मान लो डी आ रहा है, तो मुझे आवर्त संख्या 4 में कोई तत्व है डी ब्लॉक का, तो उसे एक नंबर कम कर दूंगा, तो 3D वहां पर लिखा में आएगा। बच्चों यदि एफ आता है तो एफ में मुझे क्या करना होगा? जब एफ उपकोष की मैं बात करूंगा तो मुझे वहां पर n-2 प्रदर्शित करना होगा। यानी एफ ब्लॉक का तत्व आता है या मुझे एफ के इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करना है, तो तत्व की जो आवर्त संख्या है उसमें से मुझे 2 कम करना होगा और एफ का नंबर वहां पर लिखना होगा। इसका आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आप देखिए बच्चों, अपने सारणी के अंदर देखिए ध्यान से, सारणी में पहला आवर्त है, पहला आवर्त प्रारंभ होता है एस ब्लॉक से, ठीक है। कहां से प्रारंभ हुआ? एस ब्लॉक से। चलिए मैं आपको उधर बता देता हूं चित्र के अंदर कि चित्र के अंदर किस प्रकार से हम इसको हम बात कर रहे हैं यहां पर। तो देखिए सारणी में बच्चों यहां पर बात करें तो ध्यान से देखिएगा, आवर्त संख्या 1 प्रारंभ हुआ एस ब्लॉक से, खत्म हुआ पी ब्लॉक पर, हीलियम पर खत्म हो गया। लेकिन हीलियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या होता है बच्चों? एस उपकोष प्रवेश करता है, इसलिए हीलियम पी ब्लॉक का तत्व नहीं है, वो एस ब्लॉक का तत्व है। हाँ, उसके जो गुण हैं वो उनसे मिलते जुलते हैं, इसलिए मैंने उनको वहां पर रखा है, इसलिए मैंने उसको वहां पर रखा है। लेकिन हीलियम वास्तव में क्या बच्चों? एस ब्लॉक का तत्व है। तो ध्यान से सुनिएगा वापस कि आवर्त संख्या 1 पे मात्र एस ब्लॉक के तत्व होते हैं, वो है हाइड्रोजन और हीलियम है। आवर्त संख्या 2 तत्व एस ब्लॉक के हैं, बीच पे खाली जगह है, और 6 तत्व पी ब्लॉक के हैं, तो यहां पर एस ब्लॉक भी है, पी ब्लॉक भी है, ओके। आवर्त संख्या 3 में एस ब्लॉक के तत्व हैं, बीच में खाली है, और 6 तत्व किसके हैं बच्चों? पी ब्लॉक के हैं। आवर्त संख्या 4 में 2 तत्व एस ब्लॉक के हैं, 10 तत्व डी ब्लॉक के हैं, और यहां पर 6 तत्व पी ब्लॉक के हैं। आवर्त संख्या 5 में 2 तत्व एस ब्लॉक के हैं, 10 तत्व डी ब्लॉक के हैं, 6 तत्व पी ब्लॉक के हैं। आवर्त संख्या 6 में 2 तत्व एस ब्लॉक के हैं, 14 तत्व ए ब्लॉक के हैं, 10 तत्व डी ब्लॉक के हैं, 6 तत्व पी ब्लॉक के हैं। आवर्त संख्या 7 में एस ब्लॉक के 2 तत्व हैं, एस ब्लॉक के बाद एफ ब्लॉक के 14 तत्व हैं, फिर डी ब्लॉक के 10 तत्व हैं, और पी ब्लॉक के 6 तत्व हैं। तो ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से आवर्त में कौन कौन से ब्लॉक के तत्व मिलते हैं। यदि आपको ये याद रह गया तो आपका काम आसान हो चुका है। अब हम चलते हैं कक्षकों की ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम सीखने के लिए। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर बच्चों बात करें आवर्त संख्या 1 में, बताइए कौन कौन से ब्लॉक के तत्व हैं? तो आपका आंसर आएगा सर एस ब्लॉक के हैं, ओनली एस ब्लॉक के हैं, खत्म, और कोई ब्लॉक नहीं है तो कॉमा लगा दें, पहला आवर्त खत्म हो चुका है। आवर्त संख्या 2 में कौन कौन से ब्लॉक के तत्व हैं? आपका आंसर आया सर एस ब्लॉक के भी हैं, पी ब्लॉक के भी हैं। कौन सा आवर्त की बात करिए? 2 की, तो आपने लिख दिया 2 आवर्त 2s 2p। आवर्त खत्म हो चुका है पी ब्लॉक में, कॉमा लगा दें। कॉमा हर जगह नहीं लगाते हैं, अधिकांश बच्चे देखते हैं कि वो हर जगह कॉमा लगा देते हैं, पर कॉमा लगानी है पी के बाद, ठीक है, क्योंकि पी के बाद आवर्त खत्म हो जाता है, नया आवर्त चालू होता है। चलिए आवर्त संख्या 3 में कौन कौन से ब्लॉक के तत्व हैं? एस ब्लॉक के हैं, पी ब्लॉक के हैं, राइट। कौन सा आवर्त है? 3 पी के बाद कॉमा लगा दिया। आवर्त संख्या 4 में कौन कौन से ब्लॉक के तत्व हैं? पहले एस ब्लॉक के हैं, फिर डी ब्लॉक के हैं, फिर पी ब्लॉक के हैं, राइट। पहले एस ब्लॉक के हैं, 10 तत्व डी ब्लॉक के हैं, लास्ट में पी ब्लॉक के 6 तत्व हैं। आवर्त संख्या 4। आवर्त संख्या 4 में हमने लिखा एस, पी के आगे हम आवर्त संख्या लिखते हैं 4 और 4। डी के आगे आवर्त से एक संख्या कम करेंगे, आवर्त संख्या 4 थी, एक संख्या कम कर दी है, तो 3D यहां पर हमें मिल जाएगा। पी के बाद कॉमा लगा दिया, पी के बाद कॉमा लगा दिया। नेक्स्ट आगे चलते हैं बच्चों, आगे हम पहुंच रहे हैं, ये पी के बाद में आते हैं। आवर्त संख्या 5 में कौन कौन से ब्लॉक के तत्व हैं? एस के भी हैं, बीच में डी के हैं, फिर पी के हैं, पहले एस के हैं, फिर डी के हैं, फिर पी के हैं। एस 5, पी के आगे भी 5, और डी के आगे आवर्त संख्या से एक नंबर कम, तो 4D, कॉमा लगा दिया। आवर्त संख्या 6 में
एस ब्लॉक के तत्व हैं, फिर एफ ब्लॉक के 14 तत्व हैं, फिर डी ब्लॉक के 10 तत्व हैं, फिर एफ ब्लॉक के सॉरी हो गया, एफ हो गया, डी हो गया, फिर पी ब्लॉक के कितने 6 तत्व हैं, एस ब्लॉक के 2 तत्व हैं, एफ ब्लॉक के 14 तत्व हैं, डी ब्लॉक के 10 तत्व हैं, पी ब्लॉक के 6 तत्व हैं और इसी क्रम से जमे हुए हैं। एस पी के आगे आवर्त संख्या आती है, आवर्त संख्या हम 6 की बात कर रहे हैं, डी के आगे आवर्त संख्या से 1 नंबर कम करना है 5, एफ के आगे आवर्त संख्या से 2 नंबर कम करना है 4, पी के बाद क्या लगाते हैं कॉमा, कॉमा लगा दीजिए, आवर्त संख्या 7 बचा हुआ है। आवर्त संख्या 7 में पहले आते हैं एस ब्लॉक के तत्व, फिर एफ ब्लॉक के, फिर डी ब्लॉक के, फिर पी ब्लॉक के। एस के आगे आवर्त संख्या, पी के आगे आवर्त संख्या, डी के आगे आवर्त संख्या से 1 नंबर कम 6 और एफ के आगे आवर्त संख्या से 2 नंबर कम 5 और यह लगा दीजिए फुल स्टॉप। तो आपने देखा कि मैंने यहां पर कक्षकों की ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम यहां पर मैंने सीख लिया है, यहां पे देख लिया है कि किस प्रकार से मैं कक्षों की ऊर्जा का क्रम यहां पर नोट करूंगा। और बचपन में हमें बच्चों टीचर यही याद कराते थे ना, और इसको याद करने में हमें बहुत प्रॉब्लम होती थी, हम भूल जाते थे बार बार में कि 2s आएगा 3s आएगा 3p आएगा, और काफी बच्चों ने तो डंडे भी खाएंगे, काफी बच्चे मुर्गे भी बने होंगे, है ना, ऐसा कुछ होता था स्कूल के अंदर। तो ध्यान से देखिएगा, अब ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ये क्रम काफी आसान है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि यहां पर हम बात करें तो ये पहला आवर्त है, ये दूसरा आवर्त है, ये तीसरा आवर्त है, यहां से तक चौथा आवर्त है, यहां से तक 5वां आवर्त है, ये 6ठा आवर्त है यहां से तक, और ये 7वां आवर्त का हमने बता दिया प्रदर्शन। ठीक है, अब यहां पर विन्यास लिखने की बात आती है कि मैं ये विन्यास कैसे लूंगा। विन्यास को लिखने के लिए पहले हमें अक्रिय गैसों का विन्यास लिखना सीखना चाहिए कि अक्रिय गैसों का विन्यास मैं किस प्रकार से यहां पर लिख सकता हूं। तो ध्यान से देखिएगा, अक्रिय गैसों का विन्यास हम कैसे लिखेंगे। अक्रिय गैसों का विन्यास याद करने के लिए पहले मुझे अक्रिय गैस याद करनी होगी। हमने क्या कहा, अक्रिय गैसों का विन्यास लिखने के पहले मुझे अक्रिय गैस याद करनी होगी और उनका मुझे आवर्त संख्या भी याद करना होगा। चलिए याद करते हैं। उधर देखा है, एक बार पढ़ लेते हैं ताकि हमें याद हो जाएगा। हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जिनोन है, रेडोन है, यूयूओ, कुछ ऐसा लिखा हुआ है। ओके, ये हमने एक बार पढ़ लिया, एक बार पढ़ा है तो हमें याद भी हो जाएगा। चलिए याद करते हैं। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन, रेडोन, यूयूओ। ओके, याद हो गया, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन, रेडोन, यूयूओ। आवर्त संख्या याद करने के लिए भगवान ने आपको हाथ दिया है, हाथ पे पॉइंट है, आवर्त संख्या 1 का, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का, ये 6 का, ये 7 का। हीलियम 1 पर, नियोन 2 पर, 3 पर आर्गन, 4 पर क्रिप्टन, 5 पर जिनोन कौन सी जिनोन, मिस्टेक करी नहीं करी, मिस्टेक हो गई, दोबारा। हीलियम, नियोन, आर्गन 3 पर, नेक्स्ट क्रिप्टन 4 पर, क्रिप्टन के बाद जिनोन कितने पर 5 पर, रेडोन 6 पर और यूओ कितने पर 7 पर। ऐसे याद कीजिए 5 बार याद करने के बाद अब रेंडमली उसको याद करेंगे कि भाई यहां पर आर्गन आता है 3 पर, ठीक है, रेडोन आता है 6 पर आता है, आवर्त संख्या 6 में आता है, यूयूओ आ रहा है 7 पर, ठीक है, यूयूओ कहां पे आया 7 पे आया, और जिनोन आया 5 पे आया, और नियोन आया 2 पे आया, और हीलियम आया 1 पे आया। तो ऐसे जल्दी से उसको याद करना भी सीख लें। ये आपने सीख लिया तो वापस आगे बढ़ते हैं कक्षों के क्रम के अंदर। तो ध्यान से देखिएगा, आवर्त संख्या 1 में अक्रिय गैस कौन सी है, बताइए जल्दी से। आवर्त संख्या 1 में अक्रिय गैस दिखाई देती है मुझे हीलियम। दी आप 1s को पूरा भर देते हैं तो हीलियम का विन्यास आपने लिख दिया, ठीक है, आपने हीलियम का विन्यास लिख दिया। आवर्त संख्या 2 में अक्रिय गैस कौन सी है, अक्रिय गैस होती है नियोन, और आवर्त संख्या 2 में नियोन पी ब्लॉक का लास्ट तत्व है, अंतिम तत्व है। तो देखिए यहां से यहां तक आप लिखेंगे तो वो होगा किसका बच्चों, वो होगा नियोन का विन्यास होगा, मतलब आपने 2p तक भरना है आपको। नेक्स्ट बच्चों, यदि आपने यहां से लेकर यहां तक नोट किया तो ये होता है बच्चों क्या, आवर्त संख्या 3 की अक्रिय गैस जो पी ब्लॉक में है, अंतिम तत्व है जिसका नाम होता है आर्गन। क्या है, आर्गन है। नेक्स्ट में पाते हैं, यहां से लेकर आपने 1s से प्रारंभ किया, 1s से आप भर देते हैं बच्चों कहां तक, 4p तक, तो ये विन्यास होता है किसका, क्रिप्टन का। नेक्स्ट यदि आपने 1s से लिखना प्रारंभ किया, सबको भरते हुए आ रहे हैं, भरते भरते आप यहां पर आ चुके हैं, तो ये विन्यास होगा किसका, ये होगा अपने पास में क्रिप्टन के बाद में जिनोन का। आवर्त संख्या 5 में पी ब्लॉक के अंदर अंतिम तत्व कौन सा है, जिनोन है। नेक्स्ट हमने यहां पर प्रारंभ किया, यहां से और यहां तक चलते हैं, पी तक आते हैं, हमने पता किया कि यहां पर जो अक्रिय गैस है
छठे आवर्त की पी ब्लॉक के अंदर कौन सी है वो होती है अपने पास में रेडॉन Rn, और लास्ट में हमने 1s से भरने लगे, 1s से भरने लगे और पहुंच गए हम अंतिम तत्व कहां तक, UUO। सातवें आवर्त में पी ब्लॉक का अंतिम तत्व क्या है, UUO होता है। तो देखा आपने, हमने काफी आसानी से यहां पर इन सबका विन्यास लिखना सीख लिया। अब आपसे कोई भी टीचर, स्टूडेंट, आपका मित्र, आपके सखा, आपके संबंधी यदि आपसे पूछते हैं वे क्रिप्टन का विन्यास लिख के बताइए विदिन 10 सेकंड में, तो 10 सेकंड में आपको क्या क्या करना है सोचिए, है ना। 10 सेकंड में क्या करना होगा, पहला काम क्रिप्टन का आवर्त संख्या तलाश कीजिए। आवर्त संख्या तलाश करते हैं, आवर्त संख्या तलाश की, हीलियम 1 में है, नियोन 2 में है, आर्गन 3 में है, 4 में क्रिप्टन है। मैंने क्या किया, क्रिप्टन की बात करें हम, क्रिप्टन का मुझे विन्यास नोट करना है, आवर्त संख्या 4 में है और 4 में पी ब्लॉक का अंतिम तत्व है, इतना याद कर लीजिए। अब आपका टाइम स्टार्ट होता है, यहां पर आपको विन्यास लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, हमें 4 पी तक भरना होगा। हमने लिखना प्रारंभ किया 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p, ओके 4p तो रुक जाइए, 2 2 6 2 6 2 10 6, ये लीजिए भाई क्रिप्टन का विन्यास हमने 10 सेकंड में यहां पर नोट कर दिया है। तो आपने देखा कि यदि मुझे आखिरी गैस का आवर्त संख्या याद आ जाए तो मैं उसी आवर्त संख्या को लिखकर उसके पीछे पी लिख दूंगा और आगे का क्रम तक मैं लिखता हुआ जाऊंगा जब तक कि वो पी ना आ जाए। तो मैंने यहां पर आखिरी गैस का विन्यास लिखना सीख लिया है। बच्चों नेक्स्ट बात करें हम, यदि आपसे कहा जाता है कि 7वें आवर्त में हम कौन कौन से उपकोष भरते हैं बताइए, तो लिखा हुआ है, साफ लिखा हुआ है कि 7वें आवर्त में मुझे भरना होता है पहले 7s को, फिर 5f को, फिर 6d को, फिर यहां पर 7p को। तो कौन कौन से उपकोष भरे हमने 7वें आवर्त में भरे हैं 7s, फिर नेक्स्ट कौन सा भरते हैं हम 5f, फिर 6d, फिर यहां पर हम कौन सा भरते हैं 7p, हम यहां पर भर सकते हैं आसानी से। ठीक है, नेक्स्ट में बात है, बताइए 5वें आवर्त पे आपने कौन कौन से उपकोष भरे। सिंपल सी बात, 5वां आवर्त है, प्रारंभ होगा एस से, खत्म होगा पी पर। हमें पता है 5वां आवर्त में डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, एफ का तो होते ही नहीं है, प्रॉब्लम ही नहीं है। 5 यहां लिखा, 5 यहां लिखा, डी ब्लॉक के तत्व होते हैं तो 4 यहां लिखा, ये भरना होता है। पहले 5s भरते हैं, फिर 4d भरते हैं, फिर 5p भरते हैं। देखिए यहां लिखा हुआ है 5s 4d 5p, ओके। नेक्स्ट बच्चों यदि पूछा जाए कि 8वें आवर्त में या 9वें आवर्त में जब तत्वों की संख्या बढ़ेगी तो क्या इन उपकोष से काम चल जाएगा, क्या नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि 7वें आवर्त में 32 तत्व हैं। कैसे हैं, 2 यहां पर हैं, 14 यहां पर हैं, 10 यहां पर हैं, 6 यहां पर हैं, सबको जोड़ेंगे तो 32 हुए। जबकि हमने देखा था कि 8वें वर्ग के अंदर, आवर्त के अंदर 50 तत्व थे, तो बाकी तत्वों के लिए हम कौन से उपकोष यूज करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, डरने वाली कोई बात नहीं है। यदि आपको कहा जाता है कि 8वां नंबर का आवर्त की बात कर रहा है कि 8वें में हम क्या क्या भरेंगे, तो सिंपल कॉन्सेप्ट है कि 8वें के लिए हम पहुंचते हैं, जो भी आवर्त होगा वो एस से चालू होगा, पी पर खत्म होगा, एकदम राइट। 8 यहां लिख दीजिए, 8 को यहां लिख दीजिए, क्योंकि एस पी के आगे आवर्त संख्या आती है, एस पी के आगे हमेशा आवर्त संख्या आती है। 8 में से कम करेंगे, ये कम किया तो डी बना, ठीक है। 8 में से 2 कम कीजिए 6f बनेगा। 8 में से 3 कम कीजिए, 8 में से मैं 3 को कम किया तो f के बाद में क्या आता है बच्चों, g, क्या आता है बच्चों, g, तो ये बनेगा 5g। ठीक है, क्या बन चुका है पर 5g बन चुका है, 5g, ठीक है, याद है ना 3g 4g 5g है ना। अब 5g फोन आने लगे तो यहां पर हो सकता है भविष्य में 5g उपकोष भी आ जाए। ठीक है, तो बच्चों ये 5g यहां पर हम भर सकते हैं यहां पर आसानी से। अच्छा ये बताइए एस में कितने कक्षक होते हैं, एक बनाते हैं ना सर डिब्बा, एक। पी में कितने बनाते हैं, हम बनाते हैं यहाँ पर 3 डिब्बे बनाते हैं ऐसे। डी में कितने बनाते हैं, 5 डिब्बे बनाते हैं, जैसे हम बनाते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। और एफ में कितने बनाते हैं हम, 7 बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो जी में कितने बनाएंगे, 1 3 5 7, तो इसमें कितने बनेंगे, 9 बन जाएंगे भाई। कितने बन जाएंगे यहाँ पर, 9 बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 बन गए। तो जी में बना सकते हैं कितने, 9, और 9 में कितने आ जा सकते हैं बच्चों, एक डिब्बे में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो 9 में आएंगे 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 18 तत्व और भर सकता हूँ आसानी से। ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ पर मैं 5G को भी आगे भविष्य में काम में ले सकता हूं। तो बच्चों आपको यहाँ पर ये जो क्रम हमने नोट किया है इसको इसी तरीके से यहाँ पर याद करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमने बोला था आपसे प्रारंभ में कि जो हमारी आवर्त सारणी है उसको हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर वर्गीकृत यहां पर किया था। ठीक है,
तो आइए देखते हैं किस प्रकार से। बच्चों हमें पता है कि यहाँ पर आवर्त सारणी के अंदर हमारे पास में चार ब्लॉक के, चार समूह के तत्व आते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। ठीक है, अब हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं एस ब्लॉक के तत्व, फिर पी ब्लॉक के, फिर डी ब्लॉक के और फिर एफ ब्लॉक के तत्व। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। बच्चों हमने प्रारंभ किया यहाँ पर। सबसे पहले हम देखते हैं एस ब्लॉक के तत्व। एस ब्लॉक के बाद आवर्त सारणी में हमें बीच में दिखाई देते हैं क्या, डी ब्लॉक के तत्व। उसके बाद मुझे दिखाई देते हैं बच्चों क्या, मुझे दिखाई देते हैं दाईं तरफ पी ब्लॉक के तत्व, और नीचे की तरफ सारणी में हमें दिखाई देते हैं एफ ब्लॉक के तत्व। ओके, एफ ब्लॉक के तत्व यहां पर हमें दिखाई देते हैं। तो चार ब्लॉक में हमारी आवर्त सारणी को बांट दिया है वैज्ञानिकों ने। ठीक है, बात करें कि यहां पर पहला वर्ग और दूसरा वर्ग हमने दिया है मात्र एस ब्लॉक को। जैसे हमने टेबल में देखा कि आगे के जो पहले वर्ग है, पहला नंबर दूसरा नंबर जो भी नोट किया था, वो एस ब्लॉक के तत्व होते हैं। देखिए यहां पर ये अपने पास में पहला दूसरा, ये एस ब्लॉक के वर्ग कहलाते हैं, और इन्हें हम यहां पर फर्स्ट ए और सेकंड ए भी कह सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ए सेकंड ए भी इनको कहा जाता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं इनका विन्यास क्या होता है। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, जब भी आपको एस ब्लॉक का विन्यास बताना है तो आप बाह्यतम कक्ष का विन्यास यहां पर बताएंगे कि बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसा कि भाई हमने आपसे कहा कि यहां पर एस ब्लॉक के अंदर हमने यहां पर दो वर्ग बांटे हैं, पहला और दूसरा। पहला और दूसरा हमने यहां पर बांट दिया है। ओके, पहला वर्ग के जितने भी तत्व होते हैं उनके बाह्यतम कक्ष में S1 दिखाई देगा, और जो दूसरा वर्ग है उन सबके बाह्यतम कक्ष में क्या होगा, आपको दो इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे एस उपकोश के अंदर। तो सिंपल सी बात है, एस ब्लॉक है, अंतिम तत्व यदि एक दिखाई दे रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन यदि एक दिखाई दे रहा है, तो वर्ग संख्या वो एक का है, जिसको मैं फर्स्ट ए कहता हूं। और यदि लास्ट इलेक्ट्रॉन गया एस उपकोश में और यदि वो दो दिखाई दे रहा है ऊपर, तो दूसरे वर्ग का तत्व है। ओके, तत्व कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन है, लिथियम है, और लिथियम का सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांशियम है। यहाँ पर कोई तत्व नहीं है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, रेडियम है। ये लीजिए इस ब्लॉक के तत्व। आवर्त संख्या हमें पता है कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। ये इनके अपनी आवर्त संख्या भी यहां पर नोट कर दी है। ठीक है, अब बच्चों किसी भी तत्व पे हाथ रखिए। ठीक है, किसी भी तत्व हाथ रखते हैं उसका विन्यास लिखने की कोशिश करते हैं। मैंने हाथ रखा बिना देखे कि मुझे इस तत्व का विन्यास नोट करना है, भाई तत्व नहीं मिला यहाँ तो, है ना, ये तो खाली जगह आ गई। हमने देखा कि यहाँ पर तत्व हमने लिख दिया स्ट्रोंशियम, तो मुझे स्ट्रोंशियम का विन्यास लिखना है, तो मैं क्या क्या बातें दिमाग पे लाऊं कि मुझे इसका विन्यास लिखना आ जाए। सिंपल कॉन्सेप्ट है, कैसे लाएंगे। स्ट्रोंशियम एस ब्लॉक का तत्व है, पहले आप ध्यान कर लें क्या भाई स्ट्रोंशियम एस ब्लॉक का तत्व है। ठीक है, स्ट्रोंशियम कौन से आवर्त का है यह पता कर ले। ठीक है, हमने पता किया स्ट्रोंशियम है अपने पास में, बेरिलियम 2 पर है, मैग्नीशियम 3 पर है, कैल्शियम 4 पर है, स्ट्रोंशियम 5 पर है, 5वें आवर्त का तत्व है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि स्ट्रोंशियम 5वें आवर्त का तत्व है, मुझे 5s तक यहां पर भरना है। मुझे यह पता है कि स्ट्रोंशियम वर्ग संख्या 2 में है, तो लास्ट में क्या आएगा, 2 आएगा। तो कहने का मीनिंग क्या हुआ कि इसके विन्यास में क्या आएगा बच्चों, 5s2 आएगा। 5s के पहले कक्षक का जो ऊर्जा आरेख था वो आपको पता है कितना होता है, 1s से लेकर हमने लिखा था कितना आएगा 4p तक आप भरी देंगे, 5s पे आप आके रुक जाएंगे। तो देखा आपने कि जहां पर भी s के ऊपर 2 आ रहा है तो वो वर्ग संख्या 2 का होता है। नेक्स्ट ऐसे हम बात करें यहां पर, तो यहां पर कितना आएगा, यह आएगा लास्ट में आएगा बच्चों 2s2, यहां पे कितना आएगा 3s2, यहां पे कितना आएगा 4s2, 5s2 आ गया। ठीक है, ये यहां कितना आएगा, मान लेते हैं यहां लिखना मुझे, तो ये दूसरा आवर्त का है, पहले वर्ग में है, तो यहां आएगा 2s1, यह कितना आएगा 3s1, यह कितना आएगा 4s1, यह कितना आएगा 5s1 हमें प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से मैं यहां पर नोट कर सकता हूं। तो हमने देखा कि यहां पर एस ब्लॉक का सामान्य विन्यास क्या हुआ, NS 1 या 2, 1 आया तो वर्ग संख्या 1, 2 आया तो वर्ग संख्या 2 यहां पर मुझे बतानी है।
डी ब्लॉक के बच्चों बात करें, डी ब्लॉक के यहाँ पर तत्व हमें दिखाई दे रहे हैं। डी ब्लॉक तत्व की बच्चों बात करें तो डी ब्लॉक के यहाँ पर तत्व हमें दिखाई देते हैं। आवर्त संख्या 4 में देखिए स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वनेडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, कॉपर है, जिंक है। ओके, हमने यहाँ पर नोट किया जिंक को। ये तत्व बच्चों हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं डी ब्लॉक के अंदर। ये आवर्त संख्या 4 में है, वैसे आवर्त संख्या 5 आते हैं, 6 आते हैं, 7 आते हैं, इनको आपको याद करना होगा। ठीक है, यहाँ पर बात करें, यहाँ पर इट्रियम आता है, लास्ट में खत्म होगा बच्चों कहां पर, एक कैडमियम के अंदर। यहाँ पर आता है अपने पास में लेंथेनम, एंड करेंगे हम कहां पर, मरकरी पर। यहाँ पर हम आते हैं 7वें नंबर पर, तो यहाँ पर एक्टिनियम आता है। यहाँ पर आता है वर्ग संख्या 12 में है, तो 112 नंबर का तत्व हमें यहाँ दिखाई देगा। और जब हम डी ब्लॉक के तत्व की बात करें तो डी ब्लॉक तत्व का जब मैं विन्यास नोट करता हूं तो मुझे यहाँ पर 2 प्रकार के उपकोष का ध्यान रखना होता है। ठीक है, 2 प्रकार के उपकोष कौन से हैं, ध्यान से देखिएगा। मुझे यहाँ पर याद रखना होगा NS और एक इसके आंतरिक कोश, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं NS, एक आंतरिक कोश N-1D। ठीक है, यहां पर D मैंने नोट किया। तो इसका जो सामान्य विन्यास है वो होता है N-1D। डी में इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं, डी में इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं कितने, 1 से लेकर 10 तक। और एस में हम भरेंगे कितने, 1 या 2 हम यहां पर भर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, यहां पर हमें जो हमारा हाबो का नियम था, हुंड का नियम था, या हम बात करें हाबो के नियम के, हमें यहाँ पर काफी सारे अपवाद यहाँ पर दिखाई देते हैं। ठीक है, उन अपवादों को हम यहाँ पर याद रखेंगे। बाकी जो तत्व हैं उनका विन्यास लिखना यहाँ पर काफी आसान होता है। जैसे कि मैं बात करूं बच्चों 3D सीरीज में क्रोमियम और जो कॉपर है उनके अंदर मुझे अपवाद दिखाई देगा, ये हाबो नियम का पालन नहीं करते हैं। बाकी तत्वों का जो विन्यास है मैं आसानी से वहां पर लिख सकता हूं। और 3D जो श्रेणी के तत्व हैं उनका विन्यास काफी आसान है। यदि उनका क्रमांक आपको याद है तो आप उनका विन्यास आसानी से यहाँ पर प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए कैसे, क्रोमियम कॉपर को हम हटा देते हैं क्योंकि हाबो नियम का ये अपवाद होते हैं। जैसे बच्चों हमने नोट किया कि मुझे ये लिखना है वैरेडियम का विन्यास। वैरेडियम का विन्यास लिखना है तो वैरेडियम का आपको क्रमांक याद होना चाहिए। यहाँ पर इसका क्रमांक होता है 23। कितना है बच्चों, 23 है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, वैरेडियम का क्रमांक 23 है। मुझे याद रखना है NS और N-1D के बारे में। आगे वाला नंबर आता है हमेशा NS के अंदर, आगे वाला नंबर आएगा NS के अंदर। तो मैंने यहाँ पर 2 भर दिया है, 23 का 2 S में गया। 3 पे आते हैं, यहाँ पर बात करें N-1 जो D होगा उसमें पीछे वाला नंबर नोट करना है, तो यहाँ पर 3 आएगा, NS2 और N-1D। अब ये N-1 और N को भी सोल्व कर लेते हैं। वैनेडियम का आवर्त संख्या कितनी है, 4 है, तो मैंने यहाँ पर 4 नोट किया, 4 नोट किया। ठीक है, यहाँ पर 4 में से गया तो कितना आया, यहाँ पर आया कितना, 3 आ चुका है, तो ये हो गया 3D3 हो गया। ये हो गया वैनेडियम का बाध्यम कक्ष का विन्यास हमने यहाँ पर नोट कर दिया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर इसको यदि आपको पूरा नोट करना है तो क्या करेंगे। यदि आपको इसको पूरा नोट करना चाहते हैं तो 4s तक जो कक्षक आते हैं 1s से लेकर उनका पूरा भर देंगे। जैसे कि 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब क्या आता है, 4s2 आ गया, 3d आ चुका है। ये लीजिए हमने वैनेडियम का विन्यास यहाँ पर नोट कर दिया है। इस सीरीज में क्रोमियम और कॉपर यहाँ पर विन्यास थोड़ा अलग प्रदर्शित करते हैं। यदि मैं बात करूं यहाँ पर तो यहाँ पर इसका जो क्रमांक है वो 24 है, लेकिन होता क्या बच्चों, यहाँ पर 4s और 3d की बात करें तो यहाँ पर 2 और 4 आना चाहिए, लेकिन ये हाबो नियम का अपवाद है। s का एक इलेक्ट्रॉन उठकर पहुंच जाता है कहां पर, d के अंदर पहुंच जाता है। इतना सा करना है, कुछ नहीं करना। ओके, लास्ट कॉपर की बात करें, कॉपर में 4s2 3d9 आना चाहिए क्योंकि इसका क्रमांक कितना है, 29 होता है कॉपर का। लेकिन यहां पर भी क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से उठकर कहां जाता है बच्चों, यहां पर पहुंच जाता है। ठीक है, तो हमने देखा कि डी ब्लॉक में हमें काफी सारे तत्वों में यहाँ पर अपवाद मिलते हैं जिनका मुझे विशेष रूप से ध्यान रखना है। बाकी तत्वों का, इस सीरीज के बाकी तत्वों का विन्यास रखना काफी आसान है। क्रमांक याद है तो आगे वाला नंबर S में, पिछला नंबर D में डाल देंगे तो अपना काम हो जाएगा। युवा बच्चों डी ब्लॉक तत्वों का। अब मैं बात करूं पी ब्लॉक तत्वों की। ठीक है, पी ब्लॉक तत्वों को हम थोड़ा आगे खिसका देते हैं क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम है, तो ध्यान से देखिएगा। पी ब्लॉक तत्व की बात करें, ये पी ब्लॉक तत्व हैं। इनमें मुझे
जो सामान्य विन्यास दिखाई देगा वो मुझे दिखाई देता है कितना, एस में हमेशा 2 होता है और बाह्यतम कोश में आप x से लेकर 6 भर सकते हैं इलेक्ट्रॉनों को। तो इनका जो सामान्य विन्यास है वो NH2 NP6 होता है। यहां पर कौन कौन से वर्ग आते हैं, 13, 14, 15, 16, 17, 18 वर्ग यहां पर शामिल किए गए हैं। यहां पर जैसे हमने नोट किया बोरॉन फैमिली है, कार्बन, बोरॉन क्या कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, हीलियम वाला परिवार है, ठीक है। यहाँ पर आएगा बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम आदि तत्व हम यहाँ पर शामिल करते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि यदि इस लाइन में कोई तत्व आया तो ये पी ब्लॉक की पहली लाइन है, पी ब्लॉक की पहली लाइन है। अतः मैं बोलूंगा कि यहां पर यदि ये पी ब्लॉक की पहली लाइन है तो यहां पर आपको एनपी में लिखना है 1, NH2 तो चलेगा इसी 2 के रूप में, NH2 NP1। ये पी ब्लॉक की दूसरी लाइन है तो इसका मीनिंग क्या हुआ, P2 इन्हें NP2 आएगा, S तो आ ही रहा है ना। यहां पे कितना आएगा, तीसरी लाइन है तो ये होगा अपने पास में क्या, NP3, ये चौथी लाइन है, NP4 ये पांचवी लाइन है, NP5 ये 6 लाइन है, NP6 देखा आपने कि यहां पर जो नंबर लाइन का है वही हमें पी के अंदर इलेक्ट्रॉन यहां पर दिखाई देंगे, ठीक है। अब बच्चों आपसे कहा जाता है कि किसी भी तत्व का विन्यास लिख के देखते हैं, क्या हम लिख पाते हैं क्या। मुझे बोला गया गैलियम का विन्यास लिखिए, ठीक है, देखते कितना आसान है बच्चों। गैलियम का विन्यास लिखना है तो मुझे इसका आवर्त संख्या की आवश्यकता होगी। बोरॉन 2 आवर्त पे है, एल्यूमिनियम 3 पर है, गैलियम 4 पर है, ठीक है। 4 पर मुझे दिखाई दिया गैलियम, तो मैंने गैलियम का विन्यास लिखना प्रारंभ किया। ये गैलियम है, गैलियम आवर्त संख्या 4 में है, पी ब्लॉक का तत्व है, पी ब्लॉक का तत्व है, ओके। और ये पहली लाइन में है तो मैंने लिख दिया पहली लाइन में है, ठीक। तो जब तक 4p ना आ जाए आपको इसका विन्यास लिखना ही होगा। तो लिखते हैं यहां पर हम इसका विन्यास किस प्रकार से लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 नेक्स्ट आएगा 4s2, बीच में जगह नहीं है इधर लिख देते हैं 3d कितना आएगा भाई 10 और 4p6 आ गया। तो देखा आपने कि अब हमने 4p6 यहां पर नोट कर लिया है और आपने देखा कि 4 में 2 है, p में 1 है। तो इस प्रकार से मैं किसी भी तत्व का विन्यास नोट कर लूंगा, मुझे इसका लाइन नंबर याद है, उस लाइन के अनुसार मैं वहां पर p में इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित कर दूंगा। तो लास्ट पे बात है हम यहाँ पर ए ब्लॉक की बात करें, ए ब्लॉक तत्व की बात करें तो देखिए ए ब्लॉक तत्व हमने यहाँ पर सारणी में जमा रखे हैं। ये जो ए ब्लॉक तत्व है, ये जो ए ब्लॉक तत्व है इनको हमने स्थान दिया है सारणी में आवर्त संख्या 6 में और आवर्त संख्या 7 के अंदर ये जमे हुए हैं। ध्यान से देखिएगा कि जो ए ब्लॉक के तत्व हैं, जो बच्चों अपने पास ए ब्लॉक के तत्व हैं, ये आवर्त संख्या, आवर्त जो संख्या है वो 6 और 7 में है, ठीक है। ए ब्लॉक का मीनिंग क्या हुआ कि अंतिम इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए एफ उपकोष के अंदर। सीरियम से लेकर जो 58 नंबर है से लेकर लुटेशियम Lu71 तक ये सभी तत्व कहलाते हैं बच्चों क्या, लेंथेनाइड, लेंथेनाइड। इन सभी तत्वों का जो सामान्य विन्यास होता है वो क्या होता है, क्योंकि आपको ले जाना है अंतिम इलेक्ट्रॉन को एफ उपकोष में। हम जानते हैं कि एफ के आगे क्या आता है, एफ क्या कहता है N-2, इसके आगे क्या आएगा N-1, डी का भी ध्यान रखना होगा और NS का भी हमें याद रखना होगा। एस में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, डी में कभी किसी तत्व में 1 आता है तो कभी 0 भी आता है, कुछ में 0 कुछ में 1, और यहाँ पर 1 से लेकर 14 हम यहाँ पर भर सकते हैं इन तत्वों के अंदर, ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ पर यदि मैं n का मान लिखता हूं तो n का मान यहाँ पर क्या होगा बच्चों, n का मान यह होगा कितना है, आवर्त संख्या 6 में है तो n का मान यदि मैं 6 लिखता हूं तो यहाँ पर कौन कौन से कक्षक बनने हैं, यहाँ बनना होगा 6s2, एक कम कीजिए 5d 0 2 एक और कम कीजिए तो 4f 1 से लेकर 14 मुझे भरने होंगे। लास्ट हम बात करें, लास्ट जो ब्लैक को तत्व हैं वो थोरियम से लेकर लॉरेंशियम तक प्रेजेंट है। थोरियम कितना है 90 है, एंडवा लॉरेंशियम 103 पर, ठीक है। ये तो अपने पास में दे रखे हैं। यहाँ पर हम बात करें कि यहाँ पर विन्यास क्या होगा, सामान्य यही जाएगा, सामान्य विन्यास यही रहेगा। सामान्य विन्यास की बात करें हम बच्चों तो यहाँ पर n का मान मुझे रखना है 7, क्योंकि ये सभी तत्व क्या होते हैं आवर्त संख्या 7 में है। तो यदि आवर्त संख्या 7 में है तो क्या क्या भरेंगे हम, 7s2 को ध्यान रखना है, 6d को याद रखना है। 6d में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं कभी 0 कभी 1, ठीक है।
कभी 0 कभी 1 और लास्ट में देखते हैं यहाँ पाएगा 5f की क्षमता 1 से लेकर 14 होती है। और इन तत्वों को बच्चों हम प्यार से बोलते हैं क्या? एक्टिनॉइड तत्व। क्या बोलते हैं इनको? एक्टिनॉइड तत्व कहते हैं। तो देखा कि साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने किस प्रकार से हमारे आवर्त सारणी को यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर यहाँ पर व्यवस्थित करके हमें प्रदर्शित किया है। तो इससे हमें काफी आसानी होगी इनके गुणों की व्याख्या करने के लिए। ओके बच्चों, अब हमने यहाँ पर थ्योरी को कवर कर लिया है और बच्चों इस थ्योरी से संबंधित जितने प्रश्न होंगे, इंपोर्टेंट प्रश्न होंगे, उनका यहाँ पर स्वागत करते हैं। तो आइए हम चलते हैं नए क्वेश्चनों के पास में। तो चलिए बच्चों, लेक्चर नंबर 1 पढ़ने के बाद में हम यहाँ पर आवर्त सारणी लेक्चर नंबर 1 का इंपॉर्टेंट प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। बच्चों आज अभी हमने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कशन किया था कि तत्वों को किस प्रकार से हमने आधुनिक आवर्त सारणी में जमाया है, किस प्रकार से वहाँ पर हमने ब्लॉक देखे हैं और किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हुए मैं वहाँ पर तत्वों को पहचान सकता हूँ और विन्यास देखकर तत्वों को पहचान सकता हूँ, या विन्यास से मैं तत्वों को भी यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि वो कौन से वर्ग में होगा, कौन से आवर्त में होगा। ओके, तो बच्चों आवर्त सारणी के लेक्चर नंबर 1 में पहला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से प्रकट होता है। एक परमाणु जिसके संयोजी कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s2 और 4p2 है। ओके, तो इस वर्ग की आवर्त संख्या क्या होगी? काफी आसान प्रश्न है बच्चों, जैसा कि हमने आपको कहा था कि 4s2 4p यानी ns में 2 इलेक्ट्रॉन है और np में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। p में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन है। ध्यान से देखिएगा, p में कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मीनिंग हुआ कि p ब्लॉक की द्वितीयक नंबर की संख्या में लाइन में है। ठीक है, पहली लाइन थी बोरोन परिवार की, दूसरी लाइन क्या है? कार्बन परिवार की है। तो और दूसरी बात, यहाँ पर आवर्त संख्या यानी n का जो मान है वो मुझे दे रखा है 4। इसका मीनिंग हुआ कि जो हमारा जो तत्व है यह आवर्त संख्या 4 का है, p ब्लॉक का तत्व है, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन जा रहा है p के अंदर, p कोश के अंदर, और ये p की लाइन नंबर 2 में उपस्थित है। ठीक है बच्चों, p की जो लाइन नंबर 1 थी वो आती है बच्चों कहां पर? वर्ग संख्या 13 में, दूसरी 14 में, 15, फिर 16, फिर 17, फिर 18 से हम नोट किया था हमने। ठीक है, ये लाइन नंबर इसकी 2 है, ये पहली लाइन थी, ये दूसरी लाइन थी, ये तीसरी लाइन है, ये चौथी लाइन है, ये पांचवी लाइन है, ये छठी लाइन है। ठीक है, 13 के 3 से हम याद रखना होता है हमें। थर्ड ए मेंडलीफ के अनुसार ये थे अपने पास में। फोर्थ ए भी बोल सकते हैं इसको, 4a, इसको 5a बोल सकते हैं, इसको हम यहाँ पर 6a बोल सकते हैं, इसको यहाँ पर हम 7th a बोल सकते हैं, इसको हम 0 वर्ग बोल सकते हैं। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, हमारा जो p है वो इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, p2 यानी वो दूसरे नंबर की लाइन में है। कहने का मीनिंग क्या हुआ कि वर्ग नंबर वो 14 में है और यहाँ पर n का मान मुझे अधिकतम दिखाई दिया 4, तो ये क्या हुआ? उसका आवर्त संख्या कहलाती है। तो हमने आंसर दिया कि ये हमारा वर्ग संख्या 14 में है, या 4th ए जिसको मैं बोलता हूं, और उसका जो आवर्त संख्या बच्चों क्या है? 4 है। तो इसके प्रश्न का जो आंसर है वो मुझे प्राप्त होता है बच्चों, फाइनली कौन सा? सी प्राप्त हो जाता है। प्रश्न नंबर 2 हमारे सामने आ चुका है। एक तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 106 है, हाल ही में खोजा गया है, यह निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दर्शाएगा? ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मुझे 106 नंबर के तत्व का विन्यास बताना होगा कि ये कैसा विन्यास प्रदर्शित वहां पर करेगा। तो बच्चों एक काम करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो 106 नंबर का तत्व है वो कहां पर उपस्थित होगा। तो ध्यान से देखिएगा, हमने आवर्त सारणी में देखा था कि वर्ग संख्या 3 से लेकर 12 तक के जो तत्व हैं वो डी ब्लॉक में आते हैं। वो कहां आते हैं बच्चों? डी ब्लॉक में आते हैं। इसका मीनिंग हुआ कि 106 नंबर का जो तत्व होगा वो यहां पर आएगा। आप कहोगे सर आपको कैसे पता चला? ऐसे पता चला कि जब भी 100 के ऊपर मुझे क्रमांक दिखाई देगा, 100 के ऊपर मुझे परमाणु क्रमांक दिखाई देगा, तो मेरे लिए काफी आसान हो जाता है, क्रमांक होता है तो मेरे लिए काफी आसान हो जाता है क्या? वर्ग संख्या पता करना। कैसे? जितनी भी वर्ग संख्या दे रखी है उसमें से आप 100 को घटाएंगे तो आपको वहां पर वर्ग संख्या मिलेगी कि उस तत्व की वर्ग संख्या क्या होगी। तो हमें वर्ग संख्या प्राप्त हो चुकी है। इस तत्व की जो वर्ग संख्या बच्चों वो हमें प्राप्त होती है 6। ठीक है, तो ये जो तत्व है 106 नंबर का वो 7वें आवर्त का है, क्योंकि 100 से ऊपर वाले सभी 7वें आवर्त में हमें मिलते हैं, तो वो 7वें आवर्त का है और ये छठे वर्ग में उपस्थित है। बच्चों ध्यान से देखिएगा, छठे वर्ग की मैं बात करूं तो छठे वर्ग में मुझे सबसे ऊपर दिखाई देता है, सबसे ऊपर दिखाई देगा कौन सा बच्चों? यहाँ पर अपने पास होगा क्रोमियम के बाद में मैग्नीज। ठीक है, यहाँ पर क्रोमियम है, क्रोमियम, मोनोब्लेडिनम, टंगस्टन और
6 नंबर पे हमने जोड़ा तो 106 मुझे यहाँ पर दिखाई दिया ये तत्व। बच्चों क्रोमियम का विन्यास हमको याद है, क्रोमियम का विन्यास मुझे याद है। बच्चों यहाँ पर विन्यास की मैं बात करूं तो विन्यास में मुझे याद आ रहा है कि यहाँ पर मुझे क्रोमियम का विन्यास दिखाई देता है फाइनली 4s1 3d5, 4s1 3d5, ठीक है। तो यहाँ कितना होगा, यहाँ पर एक नंबर बढ़ाना है, यहाँ पर मैं यहाँ पर आऊंगा तो यह कितना आएगा, यह आएगा 4d या 5d या 6d। तो यहाँ पर आएगा 6d मुझे भरना है, और 4 5 6 7 एस कौन सा होगा, 7 होगा। कॉपी कीजिए, पर ऊपर 5 है तो यहाँ पे 5 लिखें, यहाँ पर एस में 1 है तो यहाँ भी 1 कर दें। ऊपर से जस्ट मैंने कॉपी किया विन्यास को तो मुझे प्राप्त हो चुका है 6d5 7s1, 6d5 7s1। तो देखिए कहां पर आपको दिखाई दे रहा है ऐसा विन्यास, तो मुझे दिखाई दे रहा है 6d5 7s1 पहले विकल्प में मुझे दिखाई दिया, और हमारा आंसर प्राप्त हो चुका है कि इस तत्व का विन्यास क्रोमियम के जैसे मुझे दिखाई देगा, क्योंकि वो 6 नंबर के वर्ग में है, ये भी 6 नंबर के वर्ग में मुझे वहां पर दिखाई देगा। आंसर क्या प्राप्त हुआ, हमें ए प्राप्त हो जाता है, ठीक है। बच्चों प्रश्न नंबर 3, संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। बच्चों संक्रमण तत्व का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था, संक्रमण जो तत्व थे उनका जो विन्यास है वो मुझे जब प्रदर्शित करना होता है तो मुझे याद है कि मैं वहां पर एक तो बाह्यतम कोश NS को याद रखता हूं, और एक उसका आंतरिक उपकोश N-1D को मुझे याद रखना होता है। बच्चों इस NS में इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं 1 या 2, और यहाँ पर हम बात करें यहाँ पर नेक्स्ट में पर, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि डी के अंदर क्षमता एक्सरे का 10 की होती है। ये होता है डी ब्लॉक का सामान्य विन्यास, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है। और ऐसा विन्यास मुझे विकल्प नंबर कहाँ पे दिखाई दिया, मुझे दिखाई दे रहा है फाइनली ए में दिखाई देता है। तो हमारा आंसर प्राप्त हो, मुझे ए प्राप्त हो जाता है। बच्चों प्रश्न नंबर 4 हमारे सामने है, निम्नलिखित बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या अभिविन्यासों में से क्षार धातुओं का कौन सा है, ठीक है। क्षार धातुओं का मुझे पता करना है, तो ध्यान से सुनिएगा। क्षार धातुएं मतलब एस ब्लॉक की बात कर रहा है। बच्चों एस ब्लॉक में हमने देखा था कि एस ब्लॉक में अपने पास में थे 2 वर्ग थे, पहला वर्ग था, दूसरा वर्ग था। पहले वर्ग को बोलता हूं मैं क्षार धातु बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम क्षार धातुएं बोलते हैं, ठीक है। और दूसरे वर्ग को बोलते हैं हम क्षारीय मृदा धातु, इनको हम कहते हैं, ठीक है। तो भाई सिंपल सी बात है, क्षार धातु की बात कर रहा है, एस ब्लॉक का है, वर्ग संख्या 1 है, अतः विन्यास में S1 आना चाहिए। विन्यास में क्या आना चाहिए बच्चों, S1 मुझे प्राप्त होना चाहिए। तो देखते हैं S1 कहां प्राप्त हो रहा है। बच्चों यहां पर तो मुझे S1 प्राप्त नहीं हो रहा है, या तो मुझे P1 S2 प्राप्त हो रहा है। यहां पर हमने देखा कि यहां पर हमें S1 प्राप्त हो रहा है, ठीक है, ये संभावना है। बच्चों एक हम वो देखें कि मुझे S1 प्राप्त हो रहा है, यहां पर C में भी प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो इसका मीनिंग हुआ कि मुझे 2 जगह पर S1 प्राप्त हो रहा है। इसका मीनिंग हुआ कि भाई D तो आंसर होगा नहीं, ठीक है, ए भी यहां पर आंसर नहीं होगा। अब मेरे पास में विकल्प बचे हुए हैं, कौन सा, बी और सी। अब मुझे बी और सी में से देखना है कि क्षार धातु का जो विन्यास है वो कौन यहां पर प्रदर्शित करेगा। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, क्षार धातु की मैं बात कर रहा हूं यहां पर, तो क्षार धातु के अंदर मैं बात करूं यहां पर, तो ध्यान से देखते हैं कि यहां पर हमें क्षार धातु के विन्यास में N-1 मतलब जो S और P है वो मुझे पूर्ण रूप से यहाँ पर इस प्रकार से दिखाई देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर क्षार धातु की बात करूं, मैं लिखता हूं यहाँ पर बच्चों, जैसे हमने लिखा पोटेशियम का विन्यास, ठीक है, पोटेशियम का विन्यास लिखते हैं, कोई क्षार धातु है। ये यहाँ पर होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, ठीक है। ये हुआ अपने पास में NS1, ये हो गया अपने पास में NS1। यहां पे ध्यान से देखिएगा, ये 3rd नंबर का कोश है, 4 से 1 कम है, 4 से 1 कम है 3, और यहाँ पे S पूरा भरा हुआ है, P भी पूरा भरा हुआ है, यहाँ पर D हमें दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पर जो क्षार धातुओं का जो विन्यास होगा सामान्य रूप से वो क्या होगा बच्चों, जहाँ पर N-1 S भरा हुआ है, P भरा हो, और S में 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हो। तो बच्चों इस प्रश्न का मैंने आंसर टिक कर दिया है कि यहाँ पर आंसर सी हमें प्राप्त हो जाएगा। आपको अगर सर हो सकता है DB आ जाए, DB तो भर सकता है, आगे वाले तत्वों में DB आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। यदि NS S और P के लिए है तो D क्या होता है, SP से 1 नंबर कम होता है, जबकि इसने बता रखा है कि N-1 के लिए भी
आप क्या करेंगे, D10 यूज करेंगे, मतलब जो S और P का मान होगा वही D का मान होगा, कभी ऐसा नहीं होता है। अतः इस प्रश्न का जो फाइनल आंसर जाता है वो C हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट नंबर के प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट नंबर का 5वां प्रश्न हमारे सामने आ चुका है। ब्रोमाइड आयन Br माइनस आयन का विन्यास मुझे दे रखा है। पूछा जा रहा है कि ब्रोमियम प्लस 2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो ध्यान सुनिएगा, यहां पर ये आयन है, ब्रोमीन का विन्यास में इन्होंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिया। ठीक है, तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखेंगे यहां पर हम बच्चों, यहां पर Br माइनस जो है उसका विन्यास में मुझे दे रखा है, फाइनली यहां पर दे रखा है 4:4p6। ठीक है, लास्ट का मैंने नोट किया 4:4p6 मुझे दे रखा है। यदि ये एक इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त रखता है, एक इसके पास एक इलेक्ट्रॉन अधिक है, तो पहले हम क्या करते हैं, हम यहां पर पहले Br का विन्यास प्रदर्शित करेंगे। चलिए एक कम कर दीजिए, एक माइनस चला गया, तो यहां पर होगा 4:4p5। ये हो गया बच्चों ब्रोमीन का विन्यास। अब मुझे क्या करना है, ब्रोमीन में से मुझे 2 इलेक्ट्रॉन को घटाना है, निकालना है, ताकि ये ब्रोमीन प्लस 2 आवेश बन जाए। चलिए ब्रोमीन में से हम 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं। 2 को यदि हम निकालते हैं तो कहां से निकलेगा, पहले P से निकलेगा, 4:2, 5 में से 2 गए तो 4p3। तो आपने देखा कि ब्रोमीन प्लस 2 मुझे 4p3 विन्यास यहां पर प्रदर्शित करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अब विन्यास किसके समान दिखाई दे रहा है, मुझे विन्यास दिखाई दे रहा है पी ब्लॉक में लाइन नंबर 3 के समान, लाइन नंबर 3 के समान। अब लाइन नंबर 3 कौन सी है, पहली लाइन होती है बोरोन परिवार की, दूसरी लाइन होती है कौन से बच्चों, वहां पर कार्बन परिवार की। ठीक है, और तीसरी लाइन बच्चों कौन सी होती है, वहां होती है अपने पास में नाइट्रोजन परिवार की। तो नाइट्रोजन परिवार के समान मुझे अब इसका विन्यास दिखाई दे रहा है, मतलब ब्रोमीन प्लस 2 का जो विन्यास है वो कहीं ना कहीं नाइट्रोजन परिवार के समान दिखाई देगा। तो मैं क्या करता हूं, जो लाइन नंबर 3 है उसके अनुसार मैं लिखता हूं तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। ये होता है आवर्त संख्या 2 में, 3 में, 4 में। ठीक है, 4 में जो आर्सेनिक है इसका विन्यास होता है 4 में S मुझे पूरा भरना है। यहां पर P ब्लॉक की तीसरे नंबर की लाइन है, ठीक है, वर्ग नहीं है, लाइन है, तो यहां पे क्या आएगा 4p3 आएगा। कहने का मीनिंग क्या हुआ कि ब्रोमीन प्लस 2 का विन्यास आर्सेनिक के समान अब मुझे दिखाई देने लगा, और इसलिए मेरे प्रश्न का जो आंसर फाइनल बच्चों वो आर्सेनिक की दिखाई देने लगा। तो मतलब ब्रोमीन प्लस 2 का विन्यास आर्सेनिक के विन्यास के समान मुझे दिखाई देता है। हमारा आंसर पी। पर जो 6 नंबर का प्रश्न हमारे सामने आ चुका है, 6 नंबर का प्रश्न का हम स्वागत करते हैं। 4d3 5s2 विन्यास किस वर्ग से संबंधित है। चलो डी भी आ रहा है और एस भी आ रहा है, मतलब डी भी आ रहा है और एस भी आ रहा है, तो मुझे यहां पर याद रखना होगा बच्चों, क्या मुझे याद रखना होगा यहां पर डी ब्लॉक के तत्व। ठीक है, क्योंकि हमने लिखा था कि यहां पर मेरे पास में डी भी है, n-1 डी भी है, और यहां पर मेरे पास में एनएस भी है। एनएस में कितने हैं, 2 हैं, डी में कितने हैं, 3 है। यहां पर n बराबर कितना है, n का मान है 5 है, तो यहां पर 5s2 लिखा इन्होंने, और एक कम किया तो 4d3 हमें प्राप्त हुआ। तो ध्यान से देखिएगा कि यहां पर मुझे इनके वर्ग संख्या बतानी है। बच्चों जब भी आपको डी ब्लॉक में वर्ग संख्या बतानी हो तो एक काम करें कि आप एस के इलेक्ट्रॉन और डी के इलेक्ट्रॉन दोनों को जोड़ दें। एस के इलेक्ट्रॉन और डी के इलेक्ट्रॉन दोनों को जोड़ देंगे तो आपको वर्ग संख्या प्राप्त हो जाती है। तो देखिए किस प्रकार से, एस के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एस के 2 हैं इलेक्ट्रॉन, डी में कितने हैं, 3 हैं, तो यहां पर हो गया 3 2 5, 5 नंबर के वर्ग संख्या में इसको रखा गया है, 5वें नंबर के वर्ग संख्या में इसको रखा गया है। वर्ग संख्या डी ब्लॉक में 3 होती है, 4 होती है, 5 होती है और इसे 12 तक जाती है। हमारे जो तत्व है वो कहां पर है, 5वें नंबर के वर्ग में। और मेंडलीफ के अनुसार इस थर्ड को बोला गया था थर्ड बी, इसको बोला गया था फोर्थ बी, इसको बोला गया था फिफ्थ बी। तो हमारा जो तत्व है वो 5वें नंबर के वर्ग में है, जिसको मेंडलीफ ने 5b नाम दिया था। इसलिए इस प्रश्न का जो आंसर है वो हमें सी प्राप्त हो जाता है फाइनली यहां पर। ओके, तो काफी आसान प्रश्न था। तो अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। प्रथम 100 तत्वों में एस ब्लॉक तत्वों की संख्या कितनी है। प्रथम 100 तत्वों में एस ब्लॉक तत्वों की संख्या कितनी है। चलिए एस ब्लॉक तत्वों पर थोड़ा हम प्रकाश डालते हैं। ओके, तो बच्चों हम बात करें एस ब्लॉक तत्वों पर तो ध्यान से देखिएगा, एस ब्लॉक तत्व की हम बात करें यहां पर, तो मुझे यहां से यहां तक की बात करें, पहला तत्व होता है हाइड्रोजन होता है, फिर यहाँ पर लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांशियम है। ओके, यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है,
स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, रेडियम है। चलिए रेडियम का हम विन्यास तो हम बात नहीं करेंगे। यहां पर हम देखते हैं कि रेडियम जो है बच्चों उसका क्रमांक कितना होगा। हमने वहां पढ़ा था कि यहां पर वर्ग संख्या आवर्त संख्या 6 का एंड होता है रेडोन 86 पर, तो ये था 87 नंबर, ये था 88 नंबर। आगे तो फिर क्या आएगा बच्चों, यहां पर डी ब्लॉक ए ब्लॉक के तत्व आ जाते हैं। तो कहने का मीनिंग हुआ कि 88 तक एस ब्लॉक के तत्व खत्म हो जाते हैं। 88 के बाद कोई एस ब्लॉक का तत्व हमें सारणी में दिखाई नहीं देगा। तो भाई 88 तक कितने तत्व है गिन लीजिएगा, गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तत्व मुझे यहां पर एस ब्लॉक में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक तत्व नाराज होकर बैठा हुआ है पी ब्लॉक के पास में, जिसका नाम है हीलियम। हीलियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन भी एस में जाता है, इसलिए वो भी एस ब्लॉक का तत्व है, लेकिन गुणों के आधार पर उसको हमने पी ब्लॉक पे डाल दिया है। तो ऐसा भूले नहीं कि भाई वो भी इस परिवार का सदस्य है, उसके गुण उनसे मिलते थे इसलिए वो वहां बैठा हुआ है, बाकी ये सब यहां बैठे हुए हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि 13 तत्व तो हमें यहां पर दिखाई दे रहे हैं, प्लस एक हीलियम हुआ, तो बराबर हो गया कितने 14 तत्व। हमारे प्रश्न का आंसर हमें प्राप्त हो चुका है कि हमारा जो आंसर हुआ वो सी प्राप्त हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट का प्रश्न है 8वां। आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में धातु अधातु दोनों तत्व उपस्थित होते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर हम बात करें बाईं तरफ एस ब्लॉक है, वो वहां पर होते हैं बच्चों क्या धातु होते हैं। डी ब्लॉक जो बीच में है वो सब क्या होते हैं धातु होते हैं, इससे उसको क्या बोलते हैं हम संक्रमण धातु कहते हैं। यहां पर बीच में हमें मिलता है ए ब्लॉक के भी क्या होते हैं क्षारीय मृदा धातु, तो ये भी धातु होते हैं। बच्चों पी ब्लॉक की हम बात करें, बेचारा पी ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जहां पर धातु भी होंगे, जहां पर उप धातु भी होंगे, और जहां पर हमें अधातु भी मिलते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि आवर्त सारणी में पी ब्लॉक के अंदर हमें हर प्रकार के तत्व वहां पर मिलते हैं, अतः पी ब्लॉक बहुत ही अच्छा ब्लॉक माना गया है। ठीक है, तो हमारा आंसर आया यहां पर पी ब्लॉक पे हमें सभी प्रकार के तत्व मिलते हैं, चाहे धातु हो, चाहे वहां पर अधातु हो, चाहे वो उपधातु हो। हमारा आंसर मिला हमें ए। बच्चों 90 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। काफी सुंदर प्रश्न दिख रहा है, बड़ा प्रश्न दिख रहा है, बड़े प्रश्न काफी आसान होते हैं ऐसा मेरा मानना है। आइए हम चेक करते हैं कि यह आसान है या नहीं है। बच्चों यहां पर दिया जा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। मुझे सूची 2 में यहां पर कुछ तत्व दे रखे हैं, बाकी उनका मुझे यहां पर विन्यास प्रदर्शित किया जा रहा है। तो आइए हम चेक करते हैं कि यहां पर किस प्रकार से मैं इनको मिला सकता हूं। ठीक है बच्चों, पहला हम बात करें नंबर ए पर मुझे दे रखा है फाइनली 4s2। तो इस प्रकार के प्रश्न में मुझे क्या करना है, मुझे ध्यान देना है अंत में, प्रारंभ से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ अंत से मतलब है। अंत अच्छा है तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अंत में दिखाई दिया 4s2। आवर्त संख्या 4 है। ओके, आवर्त संख्या कितनी है 4 है। कौन सा है ब्लॉक ए से अंतिम एस में गया, और 2 दिखाई दिया मुझे वर्ग संख्या 2 है। चलिए हमारा पहला तो आंसर मैच हो चुका है। आवर्त इस तत्व का 4 है, एस ब्लॉक का है, वर्ग संख्या 2 है। अब मुझे याद आ रहा है कि भाई एस ब्लॉक में यदि मैं बात करूं तो एस ब्लॉक में मेरे पास में वर्ग संख्या 2 में आवर्त संख्या 4 में कौन सा तत्व है। यहाँ पर होता है बच्चों बेरिलियम, फिर आता है मैग्नीशियम, फिर आता है कैल्शियम। ये 2 में था, ये 3 में है, ये 4 में है, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा 4s2 लास्ट में। कहने का मीनिंग हुआ कि पहला जो विन्यास है वो कैल्शियम का है। काफी आसान हुआ बच्चों, या तो हमने मैच कर दिया है। थर्ड के आगे क्या आएगा, थर्ड किससे मैच हो रहा है, ऐसे मैच हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड ऐसे मैच हुआ। अगर हम चेक कर लें कि हमारा आंसर क्या आना चाहिए। आंसर यदि हम बात करें तो कहीं भी ए को इन्होंने थर्ड से नहीं मिलाया है, फर्स्ट से मिलाया है। सी में थर्ड मिला रखा है, चलो एक चांस मिला, बी में नहीं है और डी में नहीं है, एक तरफ ही हमें ए में थर्ड मिल रहा है, चांस बनते हैं सी आने के। आइए आगे चेक करें। हमने कहा है कि हमें प्रारंभ से कोई मतलब नहीं है, हमें अंत से मतलब है, और हमने अंत देखा दोबारा तो मुझे दिखाई दिया 4s1। फिर से मुझे बच्चों यहां पर दिखाई दिया 4s1 के साथ में, ध्यान दीजिएगा 4s1 के साथ में मुझे यहां पर देखना है कि यहां पर 4s1 के साथ में 3d10 भी लिखा हुआ है, 3d10 भी यहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि अंत कब होता है जब P के बाद कोमा लगता है। लेकिन P के बाद कोमा लगने के बाद हमने देखा कि यहाँ पर 3d10 4s1 है। इसका मीनिंग हुआ कि यहाँ पर 3d10 4s1 यानी डी ब्लॉक का तत्व है,
और डी ब्लॉक के तत्व में मैंने देखा था कि एस का इलेक्ट्रॉन डी में चला जाता है, वो भी कॉपर के अंदर, ठीक है, वो भी कॉपर के अंदर। और उस तत्व का जो वर्ग संख्या है 10 1 11, मतलब 11वें नंबर पे है, 11वें नंबर पे, ये 11वें नंबर के वर्ग में तत्व है और आवर्त संख्या 4 में है। तो 11वें नंबर का वर्ग आवर्त संख्या 4, तो मुझे याद आ रहा है कॉपर, तो ये कॉपर का विन्यास हुआ। अतः मैंने यहां पर मैच कर दिया है कि यहां पर जो बी होगा वो मैच होगा किसके साथ में, 4 के साथ में। तो यहां पर मैंने इसको बी को मैच कर दिया 4 के साथ में। चलिए ऑप्शन नंबर सी के चांस बनते जा रहे हैं, आगे हम चेक करें बच्चों। अब हम आगे देखते हैं, तो यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है सी वेयर, सी पे मुझे अंत में ध्यान देना है। अंत में मुझे दिखाई दिया 4s2 4d10 4p6, 4s2 4d10 ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो लास्ट में मुझे दिख रहा है यहाँ पर क्या, 4s2 भी दिख रहा है और 4p भी मुझे दिखाई दे रहा है बच्चों। साथ में मुझे 4d10 भी यहाँ पर दिख रहा है। हमें पता है कि यहाँ पर जो 4d10 है वो यहाँ पर हमें नहीं दिखना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर हमें नहीं दिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ राज होगा। आइए उस राज को हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ पर काफी एक बड़ा राज हमें दिखाई दे रहा है बच्चों। यदि 4d10 लिखा है, मतलब डी के अंदर जा रहा है अंतिम इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर 5s भी होगा। नहीं लिखा कोई बात नहीं है, हमें लिखना पड़ेगा। 5s में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0 हैं। इसका मीनिंग हुआ कि s के इलेक्ट्रॉन जम करके पहुंच गए डी के अंदर। ऐसा जो कॉन्फ़िगरेशन है, विन्यास है, वो मुझे दिखाई देता है 4d10 5s2, मतलब ये जो तत्व है वो आवर्त संख्या 4 में है, ठीक है, आवर्त संख्या 4 में है। और 10 + 0 वर्ग संख्या 10 में, 10 + 0 मतलब वर्ग संख्या 10 में। तो आवर्त संख्या 4 डी ब्लॉक का तत्व है। और यहां पर हम देखते हैं कि वर्ग संख्या 10, वर्ग संख्या 10 आता है निकिल का। निकिल के नीचे है कौन है, पैलेडियम है। पैलेडियम में होता है वो क्या, इस प्रकार का विन्यास, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे बच्चों, पैलेडियम में क्या होता है, पैलेडियम जो अपने पास तत्व है वहां पर होता है, होना क्या चाहिए, मानो चाहिए 4d8 5s2 होना चाहिए। लेकिन अपवाद स्वरूप दोनों इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं कहां पर, डी के अंदर पहुंच जाते हैं। तो यहां पे क्या हो जाता है, 8 की जगह कितना मिल जाता है मुझे, 4d10, और यहां पर हो जाता है 5s0, ठीक है। इस वजह से मुझे पैलेडियम का विन्यास ऐसा दिखाई दिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपवाद था, इसका आप ध्यान रखेंगे। तो मुझे यहां पर सी को मैच करना होगा 2 के साथ में, तो मैंने यहां पर सी को मैच कर दिया है 2 के साथ में। चलिए अब तो कंफर्म हो चुका है कि हमारा आंसर यहाँ पर सी प्राप्त होगा। फिर भी लास्ट वाले को देख लेते हैं कहीं प्रश्न में गलती तो नहीं है। बच्चों लास्ट में दिया जा रहा है 5s2 5p1, डी ऑप्शन में दिया जा रहा है 5s2 5p1। इसका मीनिंग हुआ कि तत्व है वो आवर्त संख्या 5 में है, पी ब्लॉक की पहली लाइन में है। आवर्त संख्या 5 में पी ब्लॉक की पहली लाइन में है। इसका मीनिंग हुआ कि यदि मैं पी ब्लॉक की लाइन दोहराता हूं और पहली लाइन पे आते हैं, तो पहली लाइन होती है बोरोन, नीचे होता है बच्चों क्या, एल्यूमिनियम, फिर नीचे गैलियम, फिर इंडियम, फिर थेलियम। 5वें नंबर पर मुझे पहली लाइन में दिखाई दिया थेलियम, क्योंकि यहाँ पर 5p1 है, अतः ये इंडियम का विन्यास है और मैंने इसको 4 से मैच कर दिया है। पहले में 4 आ रहा है, ठीक है। फाइनल आंसर में प्राप्त हो जाता है यहाँ पर कितना, सी मुझे प्राप्त हो जाता है। तो देखा आपने, काफी अच्छा प्रश्न था। तो यहाँ पर मुझे विन्यास के आधार पर तत्व की पहचान करनी थी, तो हमने यहाँ पर कर ली है और इसका जो फाइनल आंसर मुझे प्राप्त हुआ वो बच्चों क्या, सी हमें प्राप्त हो जाता है। प्रश्न नंबर 10 पे आते हैं। यहाँ भी मुझे सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर मैच करना है। तो आइए हम सूची 2 को यहाँ पर सूची सेकंड से मैच करके यहाँ पर हम बता देते हैं। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर प्रश्न नंबर 10 की हम बात करें, एक तरफ मुझे क्रमांक दे रखे हैं, एक तरफ मुझे वर्ग दे रखे हैं कि वो कौन से ब्लॉक से संबंधित होगा। इसके लिए क्या करना होगा बच्चों, हमने आपको बताया था कि कौन सा आवर्त कौन से क्रमांक से कौन से तत्व से प्रारंभ होता है, उस क्रम को याद रखिएगा, अपना काम अपने आप हो जाएगा। जिसे हम बात करें यहाँ पर 24 नंबर, ठीक है। अक्रिय गैस 24 के पहले, अक्रिय गैस 24 के पहले कौन सी होती है बच्चों, अक्रिय गैस होती है वहां पर होती है अपने पास में 18 नंबर होती है, आर्गन 18 होती है। 18 के बाद में हम आते हैं नए आवर्त के अंदर, जो हीलियम नियोन आर्गन, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, मैं बना रहा हूं यहाँ पे एक छोटी सी आवर्त सारणी ताकि समझने में हमें प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। यहाँ पर अपने पास में हीलियम है, फिर यहाँ पर नियोन है, फिर यहाँ पर आर्गन है। यहाँ पर ये पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, ये तीसरा आवर्त हमने नोट किया। आर्गन 18 खत्म हो गया, तीसरा आवर्त, चौथा आवर्त चालू हुआ। चौथे आवर्त में पहला तत्व आएगा अपने पास में, कौन सा, पहला तत्व आएगा यहाँ पर, दूसरा आएगा यहाँ पर। तो कितने हो गए यहाँ पर, 18 2 20, 20 के बाद आगे जाएं, आगे जाते हैं 21 22 23 24। कहने का मीनिंग हुआ कि जो 24 नंबर का तत्व है
वो मुझे डी ब्लॉक में ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैं डी ब्लॉक में 10 तत्व प्रदर्शित कर सकता हूं। तो हमने देखा कि जो 24 नंबर का है वो कहां पर है, डी ब्लॉक में है, अतः मैंने इसको मैच कर दिया है 24 है, मतलब जो पहला था ए फॉर एप्पल उसको मैच किया हमने डी के साथ में। नेक्स्ट में पाते हैं 38 नंबर। 38 नंबर की मुझे पहचान करनी है। 38 नंबर के पहले अक्रिय गैस का पता करें। अक्रिय गैस 38 के पहले होती है 36 नंबर। ठीक है बच्चों, कितनी होती है 36 नंबर। आर्गन होती है 18, क्रिप्टन होती है 36। बच्चों 36 लास्ट में आ रहा है, तो नया अब आवर चालू होगा 37 38। 37 38 इन्हें एस ब्लॉक का तत्व है, सिंपल सा है, एस ब्लॉक का तत्व है। तो हमने मैच किया बी को एस के साथ में, तो यहां पर हमने नोट किया बी के साथ में मैच करेंगे हम एस को कि वह एस ब्लॉक का तत्व होगा। देखिए अक्रिय गैस विन्यास हमारी यहाँ पर, अक्रिय गैस जो गैसें हैं वही हमारी यहाँ पर हेल्प कर रही है। बच्चों नेक्स्ट में बात हैं 49 नंबर। 49 की हम बात करें तो 36 के बाद इसके पहले अक्रिय गैस कौन सी आती है, 36 से आती है। 36 के बाद हम बात करें कि यहाँ पर 49 नंबर, 49 नंबर किसका हमें प्राप्त होगा, तो 36 के बाद में 37 38। ठीक है 37 38 हो चुका है। 1 2 3 4 4 ये 5 आवर्त में चल रहे हैं। 37 38 38 में 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितना हो गया बच्चों, 39 नंबर हो चुका है। 39 का मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पर हमें पूछा जा रहा है 39 नंबर है, 38 है, 38 तो हमने जोड़ दिया है, 38 39 40 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49। ठीक है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे ये डी ब्लॉक का तत्व दिख रहा है। आगे देखते हैं, तो बच्चों यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है ये पी ब्लॉक का तत्व। ठीक है, कैसे दिखाई दिया एक बार फिर से सुने। ठीक है, थोड़ा मैं कंफ्यूज कर रहा था, कंफ्यूज हमने यहाँ पर इसका हटा दिया है कि पी ब्लॉक का कैसे होगा। ध्यान से देखिएगा भाई, यहाँ पर 36 है तो दो तत्व आएंगे यहाँ पर 37 38, एस ब्लॉक खत्म। एस ब्लॉक के बाद में 10 तत्व मुझे नोट करने हैं। 38 यहाँ हो चुका है, 38 और 10 या डी ब्लॉक तक चलेगा। 38 और 10 कितने होंगे 48। जैसे 48 खत्म होगा तो यहाँ पर नया तत्व आएगा, वो आएगा 49 नंबर पे। ठीक है, 49 नंबर पे आया तो कहां पर आ चुका है, डी ब्लॉक के बाद में, मतलब वो पी ब्लॉक से संबंधित होगा। तो मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है कि 49 नंबर होगा अपने पास में पी ब्लॉक का, तो ये सी से हम इसको मैच कर देंगे। नेक्स्ट में बात हैं, अब तो ए ब्लॉक का होगा, चेक कर लेते हैं फिर भी। 59 नंबर, 59 नंबर की बात करें यहाँ पर 59 नंबर। बच्चों हमने आपको बताया था कि ए ब्लॉक चालू होते हैं कहां से, सीरियम 58 से लेकर लुटेशियम 71 तक और थोरियम 90 से लेकर लॉरेंशियम 103 तक। तो भाई ये 58 नंबर है, तो 59 क्या होगा, 59 क्या होगा यहाँ पर, पी आर। पी आर तत्व ए ब्लॉक का है जिसका नाम होता है 59, अतः 59 नंबर हमें मिलता है एफ ब्लॉक का। तो हमने सी को डी को मैच कर दिया है एफ के साथ में, तो यहाँ पर डी को मैच कर दिया हमने एफ के साथ में। और इस प्रकार का जो मिलान है वो मुझे दिखाई देगा बच्चों कहाँ पर, वो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के अंदर। ठीक है, बी के अंदर मुझे दिखाई दिया, अतः इस प्रश्न का फाइनल जो आंसर है वो हमें बी प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट सूची 1 सूची 2 को वापस मुझे मिलाना है। देखिए यहाँ पर तृतीय क्षारीय धातु की बात कर रहे हैं। तीसरे नंबर की क्षारीय धातु की बात जो हमें बात करनी है यहाँ पर, तो तीसरे नंबर की जो क्षारीय धातु होगी वो कौन सी होती है बच्चों, पहले होती है लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम। ये क्षारीय धातु है, पहला वर्ग है। पोटेशियम ने बताया कि क्षारीय धातु होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर देखते हैं कि हम किस प्रकार से इसका मिलान करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम जो मिलान करने वाले हैं उसमें ए का जो मिलान होगा वो तृतीय क्षारीय धातु है, और उसका हमने बात करी है पोटेशियम। पोटेशियम होता है एस ब्लॉक का, एस ब्लॉक का है। ठीक है, वर्ग संख्या 1 में है, वर्ग संख्या 1 में है, आवर्त 4 है, आवर्त 4 है। अतः हम बोल सकते हैं पोटेशियम के विन्यास में लास्ट में क्या आएगा 4s1, अतः हम पहले को मैच कर देंगे एस के साथ में। तो एस मैच हुआ किसके साथ बच्चों, ए के साथ में, तो हमने नोट किया ए के साथ में मैच कर दिया हमने एस को। ठीक है, द्वितीयक संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व प्रारंभ हुआ डी ब्लॉक से। डी ब्लॉक में पहला तत्व आया स्कैंडियम, दूसरा आया टाइटेनियम। तो हमने देखा कि यहाँ पर दूसरे जो तत्व था क्या था बच्चों, संक्रमण का टाइटेनियम था। विन्यास की बात करें 22 था। आगे वाला नंबर जाता है एस में, पीछे वाला नंबर जाता है डी के अंदर। तो हमें मिलना चाहिए 4s2 3d2।
4s2 3d2 ऐसा विन्यास दिखाई दिया मुझे यहाँ पर, अतः मैंने इसको मैच कर दिया है, आर को मैच किया बी के साथ में, बी के साथ में क्या आएगा बच्चों, आर यहाँ पर मैच हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मैप आते हैं। नेक्स्ट मैप अपने पास में है चतुर्थ उत्कृष्ट गैस की हम बात कर रहे हैं। चौथे नंबर की गैस, पहले की है हीलियम, दूसरी नियोन, फिर तीसरी आर्गन, चौथी है क्रिप्टन। ठीक है बच्चों, क्रिप्टन की बात कर रही है, क्रिप्टन की हम बात करें, क्रिप्टन है चौथे आवर्त में है, और आखिरी गैसों के अंदर हमने पढ़ा है कि लास्ट में एस भी भर जाता है और यहाँ पर पी भी पूरा का पूरा भर जाता है। तो आंसर दिया हमने कि क्रिप्टन का विन्यास में लास्ट में P6 मुझे दिखाई देगा, वो भी कौन सा 4p6। तो यहाँ पर हमने मैच कर दिया है सी को क्यू के साथ में, सी को क्यू के साथ में हमने यहाँ पर मैच कर दिया है। द्वितीयक हैलोजन तत्व, हैलोजन तत्व की बात करें तो वर्ग नंबर 17 याद आ रहा है। पहला फ्लोरीन है, दूसरा क्लोरीन है। ठीक है, पहला होता है बच्चों फ्लोरीन, दूसरा होता है क्लोरीन। तो क्लोरीन है, ये आवर्त संख्या 3 में है, चलिए 3 में होगा। नेक्स्ट बच्चों, ये वर्ग संख्या मुझे दिख रहा है कौन से में, वर्ग संख्या दिख रहा है 17 में। 17 का मीनिंग हुआ पी ब्लॉक की बच्चों कौन सी है, पी ब्लॉक की यहाँ पर ये 5 नंबर की लाइन में है। तो इसका मीनिंग हुआ कि यहाँ पर पी ब्लॉक की 5 नंबर की लाइन में है, एस तो मुझे पूरा भरना होता है, तो ये हो गया 3s2 3p5 ऐसा विन्यास दिखाई दिया मुझे यहाँ पर। अतः मैंने मैच किया डी को किसके साथ में, पी के साथ में, डी को मैच किया हमने यहाँ पर पी के साथ में। तो अपने आंसर प्राप्त हो चुका है और इस प्रकार से मुझे यहाँ पर इसका आंसर प्राप्त हो चुका है। ए के साथ में एस, बी के साथ में आर, सी के साथ में क्यू, डी के साथ में पी हमने यहाँ पर प्राप्त किया। 12 नंबर पाते हैं, 12 नंबर पाते हैं बच्चों यहाँ पर उपधातु, रेडियोधर्मी, संक्रमण तत्व, चैल्कोजेन मुझे बताना है। आइए इसको मिलान कर देते हैं, सिंपल प्रश्न है बच्चों। यहाँ पर कह रहा है उपधातु, ऐसी धातुएं जो धातु और अधातु दोनों की तरह व्यवहार करती है, वो कौन सी है। यहाँ पर आते हैं हम आर के साथ में इसको मिला देते हैं, आर्सेनिक। हमारे पास में यहाँ पर काफी सारी उपधातु होती है, जैसे हमने पढ़ा कि वहाँ पर अपने को हमें मिलती कौन कौन सी, बोरोन से चालू हो जाती है नीचे, बोरोन के बाद में सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम, पोलोनियम, इस प्रकार की काफी सारी हमारे पास में उपधातु है। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कौन सा, आर्सेनिक। तो हमने यहाँ पर ए से मैच कर दिया है आर को। नेक्स्ट रेडियोधर्मी, हमारी आवर्त सारणी में जितने भी रेडियोधर्मी तत्व होते हैं वो प्रारंभ होते हैं लेड के बाद। लेड के मतलब लेड का नंबर है, लेड का नंबर होता है 82 और सारी के सारी जो रेडियोधर्मी धातु हैं वो बिस्मिथ 83 से प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं हम कि यहाँ पर कौन सा होगा, यूरेनियम जिसका नंबर होता है 92 ने 83 के बाद 92 मुझे दिखाई दिया, तो मैंने आंसर दिया कि यहाँ पर क्या ये रेडियोधर्मी तत्व है, अतः एस को मैच करेंगे बी के साथ में। संक्रमण तत्व की हम बात करें, संक्रमण तत्व कौन सा है, संक्रमण तत्व में बात करें तो सिल्वर मुझे दिखाई देता है और सिल्वर को हम अपनी हिंदी भाषा के अंदर रजत बोलते हैं, अतः सिल्वर को मैं यहाँ पर मैच कर दूंगा सी के साथ में। ठीक है, रजत यानी सिल्वर। चैल्कोजन की बच्चों बात करें, चैल्कोजन, निकोजन, ये नाम सुने होंगे आपने। निकोजन बोलते हैं हम नाइट्रोजन परिवार को, चैल्कोजन बोलते हैं हम ऑक्सीजन परिवार को। ऑक्सीजन परिवार के हम तत्व बताएं तो यहाँ पर मिलता मुझे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम। सेलेनियम इसने ऑप्शन में दे रखा है, इसे हम यहाँ पर डी से मैच कर देंगे पी को। ये हो गया, डी से मैच कर दिया हमने पी को, हमारा आंसर प्राप्त हो चुका है। हमने इस प्रकार से यहाँ पर मिलान कर दिया है। तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 126 से यदि खोज लिया जाता है तो उसे आधुनिक आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया जा सकता है या नहीं। बच्चों अभी तो हम बात करें कि भी जो हमारी आवर्त सारणी है वो 118 पर खत्म हो चुकी है। अब भाई 126 खोजोगे तो अभी हमारे आवर्त सारणी में कोई जगह नहीं है, क्योंकि 118 पर वो फिनिश हो चुकी है। हमने वहां पर बीच में कोई खाली स्थान भी नहीं छोड़ा है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर अभी 126 नंबर के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है, क्योंकि हमारे पास में एस, पी, डी, एफ सारे उपकोष भरे हुए हैं। 126 के लिए मुझे चाहिए वहां पर जी उपकोष की आवश्यकता होती है। अतः हमारा आंसर हुआ कि भाई अभी हम इसको स्थान नहीं देंगे, जब खोजेंगे तब हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो हमने बोला कि नहीं, क्योंकि ये जी उपकोष में आता है। ठीक है, जी ब्लॉक पे नहीं, जी उपकोष पे आता है। ठीक है, और जी उपकोष में इसका इलेक्ट्रॉन जाएगा तो जी ब्लॉक बनेगा। जो नेक्स्ट का प्रश्न है, आवर्त सारणी के तृतीयक आवर्त में 8 तत्व होते हैं, 18 नहीं होते, क्यों? सिंपल सा प्रश्न है, क्योंकि आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त की बात करें तो तीसरा आवर्त प्रारंभ होता है एस ब्लॉक से, खत्म होता है पी ब्लॉक पे। बीच में तत्व आते नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां भरते हैं, 6 यहां भरते हैं, तो 6 और 2 8 ही इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अतः इसमें 8 ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। 18 कब होते हैं, जब बीच में हम डी उपकोष भरते। हमने देखा कि यहाँ पर 2D नाम का तो कुछ होता नहीं है। और तीसरे आवर्त में एस पी ब्लॉक के तत्व हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 और 6 हम 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं।
तो हमने आंसर दिया इस प्रकार से। 15 नंबर पर आते हैं, यदि वैज्ञानिक परमाणु क्रमांक 114 वाले तत्व की खोज कर ले, सफल हो जाए, तो कौन से ज्ञात तत्वों से यह तत्व सर्वाधिक मैच करेगा। जैसा कि मैंने आपको बोला 100 के बाद में यदि आपको क्रमांक दे रखा है तो मुझे उसका वर्ग संख्या पता करनी है, तो 114 माइनस 100 कर देंगे, मुझे मिलेगा 14 नंबर का वर्ग। और बच्चों 14 नंबर का जो वर्ग है वो कार्बन परिवार है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन, पीबी और खोजा गया तत्व 114 यहां पर आएगा। तो कहने का मीनिंग क्या हुआ कि वर्ग संख्या 14 से मिलान करेगा और यहां पर हम बात करेंगे कि एक कार्बन परिवार से कि जो सदस्य होंगे उनके गुणों किस तरह ये मुझे दिखाई देगा। आंसर हमने यहां पर बता दिया है कि कार्बन परिवार से संबंधित होगा। नाइट्रोजन परिवार की गैसीय अवस्था का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मुझे बताना है। चलिए सिंपल सी बात है, नाइट्रोजन परिवार में नाइट्रोजन की बात करें हम, विन्यास होता है 1s2, 2s2 होता है और 2p3 इसका विन्यास होता है। इसका मीनिंग हुआ कि s में इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे भरते हैं, कौन से नियम के अनुसार, कौन से नियम के अनुसार भाई, पाउली के नियम के अनुसार, ठीक है। फिर इसके बाद में 2s में हम ऐसे ऐसे भरते हैं, एक ऊपर एक नीचे विपरीत चक्रण वाले। फिर यहाँ पर हम भर सकते हैं कैसे, हम ऐसे भर सकते हैं, ऐसे भर सकते हैं, ऐसे भर सकते हैं, ठीक है, हुंडे के नियम के अनुसार। ऐसे के साथ में और यदि हम बात करें और हम इसको ऐसे भी भर सकते हैं। हम इनका चक्रण यदि ऐसे प्रदर्शित करते हैं तो कोई मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं होगी। आप उनका मुंह ऊपर रखें चाहे नीचे रखें, लेकिन चक्रणिका का उनका समान रूप से हमें दिखाई देना चाहिए। तो हमने देखा कि हम इस प्रकार से विन्यास प्रदर्शित कर सकते हैं। अतः मुझे डी और यहाँ पर मुझे ए दोनों विकल्प सेम दिखाई दे रहे हैं, सही दिखाई दे रहे हैं। अतः मैं इसका आंसर दूंगा ए और डी, मतलब ये मोर देन 1 यहाँ पर हमारे प्रश्न का आंसर होगा। तो बच्चों आंसर हुआ इसका ए और डी। और इस प्रकार से बच्चों हमने लेक्चर नंबर 1 की हैप्पी एंडिंग कर दी है। तो आशा करता हूं कि आप इन प्रश्नों को दोबारा एक बार फिर से देखेंगे, सोल्व करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे आईआईटी को फाइट करने के लिए, पेपर को फोड़ने के लिए। थैंक यू।